क्या ये पॉसिबल है कि छोटे शहर में रह करके अच्छे बड़े धंधे बनाए जा सकते हैं? 100% पॉसिबल है। जो चीज आपके गांव में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये स्किल सेट लाओ कि इसको मैं कैसे मोनेटाइज करवा सकूं। मेरे जबलपुर में एक भाई साहब हैं जिन्होंने मशरूम का धंधा शुरू किया था मेरे देखते देखते 10x10 से। आज वो बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया में रेस्टोरेंट चला रहे हैं और वहां भी मशरूम बेचते हैं। कौन से 5-7 बिजनेस है जो कि लॉन्ग रन में चलेंगे जो कि अभी चल रहे हैं, और कौन से 5-7 ऐसे बिजनेस है जो कि अभी बहुत चल रहे हैं लेकिन अभी ये कुछ टाइम बाद डूबने वाले हैं सारे? जिन चीजों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू कर दे उसमें आप बिजनेस करना शुरू कर दो। आप छोटे शहरों से आप रॉ मटेरियल खरीदो, उसको पिसवाओ और उसकी पैकेजिंग करके बेचो। 60 रुपए किलो का धना 400 रुपए किलो बिकता है। तुरई के ऑर्गेनिक लूफा बन रहे हैं जो 150 रुपए के बिकते हैं इंडिया में। वो ऑर्गेनिक लूफा बनाने में एक गांव वाले को 5 रुपए से ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। चैलेंज लोगों को यही आएगा कि मान लो उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, टीम भी बना ली, सबसे मेन चीज आएगी सेल्स। पॉडकास्ट पे दावा कर रहा हूँ जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजों टनों में उत्पादन कर दो, मैं खरीदवाऊंगा, मैं बिकवा दूंगा। कैसे कनेक्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि छोटे शहर में रह करके अच्छे बड़े धंधे बनाए जा सकते हैं, वहीं पर टीम बना करके प्रॉपर किया जा सकता है सब? दीपक जी, पहले तो आपने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो प्लान रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से हूँ, आप एक छोटे शहर से हैं, हम लोगों ने छोटे शहर के स्ट्रगल देखे हैं। तो छोटे शहर वालों के लिए आपने ये जो प्लान किया है, जो सोचा है, इस पे आज अपन बहुत डिटेल वीडियो पे बात करेंगे। और मैं आपको 100% जेन्युइन नाम के साथ, मतलब उनके हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर मैं नाम के साथ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिसने सक्सेस स्टोरी बनाई है छोटे शहर में। तो छोटे शहर में बड़ा धंधा बनाना 100% पॉसिबल है। ओके। पहली बात तो मैं जो सबसे पहला नाम बोलूंगा, आज जोहो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बड़े शहरों में की, उसके बाद आके उन्होंने रोजगार कहाँ दिया? छोटे शहरों में। आज उन्होंने अपना खुद का एक शहर बसा लिया है साहब, अपने गांव में अपना शहर बना लिया है। अच्छा। अपने गांव के वो इंजीनियर नहीं ढूंढते हैं, वो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो 10th 12th पास किए हैं, उनको खुद ट्रेनिंग देते हैं और बाद में अपनी कंपनी में रिक्रूट कर देते हैं। तो चलिए, जोहो एक बहुत बड़ा नाम हो गया। अपन छोटे नाम की भी बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं सर, इसमें सबसे पहले ना चाहिए इंटेंट। ओके। कि मुझे कुछ लाइफ में करना है ना। और ये इंटेंट पता किनके जीवन में आता है? जिन्होंने भी अपनी अपब्रिंगिंग के समय जीवन में स्ट्रगल देखा है, तकलीफें देखी हैं, दुख देखे हैं, गरीबी देखी है, रिक्वायरमेंट देखी है, 20-20 रुपए के लिए झगड़े होते देखे हैं, उन सबके मन में आता है कि यार मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और जिसके मन में आया है ना, फिर चाहे वो टीयर 3 में हो, टीयर 2 में हो, टीयर 1 में हो या मेट्रो में हो, उसने इतिहास बनाया है ना। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या चाहिए? इंटेंट कि कुछ करना है। अब इंटेंट आ गया यदि आपके दिमाग में, क्या नहीं मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए है, तो जिन चीजों में आज आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, उन्हीं चीजों से आप अपना समय आबाद कर लोगे। ओके। बर्बाद नहीं करोगे, आबाद करोगे उन्हीं चीजों से। okay. है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज 90% युवा मोबाइल पे क्या करते हैं? रील्स देखना है। रील्स में भी क्या देखते हैं? कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, बकवास, सब बकवास चीजें वगैरह, है ना। इसी बर्बादी, यही बर्बादी का कारण बन रहा है और इसी को आबादी का कारण बनाया जा सकता है ना। एक एग्जाम्पल तो मेरे सामने ही बैठा है। आपने इसी एक मोबाइल से अपनी जीवन को आबाद किया। बिल्कुल। तो पहला चाहिए इंटेंट, दूसरा चाहिए अवेयरनेस। ओके। है ना। कि आपको जो संसाधन आपके आसपास हैं, उन संसाधन का उपयोग करके कैसे हम बिजनेस को कर सकते हैं। ओके। ठीक। ओके। फिर तीसरा चाहिए माइंडसेट। ठीक। इंटेंट और माइंडसेट दोनों में बड़ा फर्क है। इंटेंट तो है आपका काम करने का, पर यदि वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं हुआ तो वो इंटेंट भी काम नहीं करेगा। ओके। ठीक। अब माइंडसेट क्या होता है? आप किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हो। तो अब वो नजरिया कैसे बनता है? आपके साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें आपने बताया कि इंसान जीवन में जो देखता है, जो सुनता है और जो पढ़ता है वही चीजें कर पाता है, या वही चीजें वो सोच पाता है, वही चीजें वो विजुलाइज कर पाता है ना। तो अवेयरनेस आपको क्या होनी चाहिए कि यदि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मेरा माइंडसेट बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। ये माइंडसेट होना चाहिए। मेरी सोच बिजनेसमैन जैसी होनी चाहिए। ओके। ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ये तो हो गई कौन सी चीजें जो आपको सोचने में परिवर्तन करना है। ओके। है ना। अब आती है बात कि आप में स्किल सेट क्या होना चाहिए। है ना। ये तो हो गई माइंडसेट की बात है। अब स्किल सेट क्या होने चाहिए? सबसे पहला, आपके अंदर कोई भी समस्या दिखती है,
तो आपको समस्या के ऊपर गाना नहीं गाना है कि अरे यार मेरे शहर में कितना कचरा है, मेरे गांव में कितना कचरा है, मेरे कस्बे में कितना कचरा है। ये हो गया गाना गाना समस्या का, है ना, समस्या पे। बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है कि यार इस समस्या को मैं कैसे सॉल्व करूं, इस कचरे का मैं क्या करूं, इस गोबर का मैं क्या करूं, इस घास का मैं क्या करूं, इन फलों के मैं क्या करूं। ये होता है बिजनेस माइंड। और उससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ ये सॉल्व करके। एग्जैक्टली, है ना। ओके। जो चीज आपके गांव में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, सबसे पहले आप ये स्किल सेट लाओ, ये सोच लाओ कि इसको मैं कैसे मोनेटाइज करवा सकूं। अच्छी और बुरी दोनों चीजें जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जो पोल्यूशन के रूप में आ रहा है, परेशानी के रूप में आ रहा है, उसको भी देखो, और जो प्रोडक्शन के रूप में आ रहा है उसको भी देखो। ओके, है ना। दोनों में अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे मैं आपको रेलेवेंट एग्जांपल से बताता हूँ। मैं जबलपुर शहर से हूँ। मैं जबलपुर शहर का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक वर्मी कंपोस्ट वाला है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिसमें ऐसा ना लगे कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। एक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला लड़का है, आपकी और मेरी एज का ही है, मतलब हम दोनों के बीच की एज का है, 30 साल के आसपास का लड़का होगा। उसने देखा कि हमारे शहर में पनागर नाम की एक जगह जहाँ पे बहुत सारी डेयरियां हैं, दूध डेयरी। उसने देखा है रोड पे रोज गोबर पड़ा है, जब निकलते हैं तो गोबर की बदबू आती है। तभी उसके कोई संपर्क में ऐसा आया जो ऑलरेडी केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करता था। वो सारी डेयरी वालों के पास गया और बोला आप ये गोबर मुझे दीजिए, मैं इस गोबर आपके यहाँ से उठाना शुरू कर दूंगा। शुरुआत में उसने वो गोबर उठाने के लिए अपना पैसा खर्च किया, पर क्योंकि उसने डेयरी वाले की भी समस्या का हल किया, डेयरी वाले के पास जो गोबर इकट्ठा होता था वो नदियों में बहा देते थे, तो उनको उठा के लेके जाना पड़ता था। उसमें उनके पैसे खर्च होते थे, उठा के लेके जाते थे ना। तो वो उनका पहले उन्होंने इश्यू सॉल्व किया। जब उसका धंधा थोड़ा सेटल हुआ, फिर उसने डेयरी वालों से बोला भैया एक ट्राली में गोबर उठाने का 100 रुपये आपसे लूंगा। तो उन्होंने उसको पैसे देने भी स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो पहले भी दे रहे थे, पहले भी उसका मिसयूज हो ही रहा था। और एक डेयरी वाले का इतना गोबर निकलता ना, वो कितना भी अपने खेत में डाल ले वो बहुत ओवरफ्लो होता है। उसने उस गोबर से केंचुआ खाद बनाना शुरू किया, और दीपक भाई आज उसके पास एकड़ों में गोदाम है, एकड़ों में, मतलब गोदाम 40 हजार स्क्वायर फीट के गोदाम में नीचे से ऊपर तक बनी है। हाँ, नीचे से ऊपर तक खाद लदी पड़ी है, और वो खाद वो 5 रुपए किलो से लेके 40 रुपए किलो तक बेचता है क्वालिटी के हिसाब से। अब इस पूरे काम में उसका शुरुआत में कुछ पैसा लगा था, 50,000 1 लाख रुपए, क्योंकि उसने शुरुआत तो छोटे स्केल में की थी। फिर बाद में, अब आप बोलो तो इसका भी प्रोसेस बताता हूं मैं आपको, एकदम डिटेल प्रोसेस बताता हूं। अब इसमें भी सबसे पहले उसने क्या किया, रिसर्च किया। आपके और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सफल हैं, कुछ पहले दिन सफल नहीं होते हैं, पर ये जो यश है ना, जो अभी नया नया धंधा करना सीख रहा है, काम करना सीख रहा है, जो इस वीडियो को शूट कर रहा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनको क्या लगता है आज मेरे दिमाग में आइडिया है, आज ही मैं शुरू कर दूं। और यही सबसे बड़ी ब्लंडर होती है, गलती नहीं, ब्लंडर। तुरंत शुरू करना। ओके, तुरंत शुरू करना है, पर तुरंत शुरू नहीं करना है। इसमें दोनों में अंतर है कुछ। हाँ, मैं अंतर समझाता हूँ। आपको एक्शन मोड में तुरंत आना है, पर पहला स्टेप करिए रिसर्च का। फर्स्ट स्टेप रिसर्च का। दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट डेवलप करिए। पहला प्रोडक्ट कभी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा, आप फेल हो गए। फीडबैक लो कस्टमर से कि उसको क्यों पसंद नहीं आया, फिर उस प्रोडक्ट को सुधारो, फिर फीडबैक लो, फिर सुधारो, फिर फीडबैक लो, फिर सुधारो। जब ऐसा 5, 10, 15 बार प्रोसेस होने के बाद आपका कस्टमर बोले ना अब प्रोडक्ट में मजा आ गया, तब समझ लो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इस प्रोडक्ट को स्केल करने की प्लानिंग करो। और जब आप ये स्टेप पे चले आओ ना, तब तक आप ना कोई ब्रांडिंग में पैसा लगाओ, ना पैकेजिंग में दिमाग लगाओ, ना आप उसको एडवर्टाइजमेंट में दिमाग लगाओ, ना सोचो कि इसको स्केल करना, कुछ मत करो। लोग ये सारी गलतियां पहले ही कर देते हैं। इनमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि मैं ऐसा कर दूं, वैसे कर दूं, ब्रांडिंग। वो प्रोडक्ट बनाने में दिमाग लगाते ही नहीं है दीपक भाई। वो दिमाग किस में लगाते हैं, यार इसकी पैकेजिंग में ऐसी करूंगा कि एकदम भौकाल हो जाए, या इसको मैं ऐसी ऐसी जगह मार्केटिंग करूंगा, चलो फेसबुक ऐड चालू कर लो। तो जो पैसा आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जो एनर्जी आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जो टाइम आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देना चाहिए, वो पूरा टाइम आप दे देते हो बाकी चीज़ों में। तो बाकी चीज़ों से प्रोडक्ट को पुश तो मिलता है, पर जब मार्केट में आपकी पिटाई होती है ना जाके, तो आपके पूरे मोटिवेशन की धज्जियां उड़ जाती है। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है।
रिसर्च करने के बाद पहला फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट को डीप डाइव करना, डिटेल में प्रोडक्ट बनाओ। जब तक आपका कस्टमर ये ना बोल दे कि मजा आ गया तब तक वो फाइनल नहीं, आपका तब तक आपका फाइनल नहीं। आपको याद होगा मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला था कि आपका सबसे कठिन कस्टमर आपको सबसे अच्छी शिक्षा देता है, और वैसे तो आपको उसको पैसा देना चाहिए सीखने का, क्योंकि वो जितने ज्यादा चीजें बताएगा, जितनी एक्सक्यूज बताएगा, जितने नखरे करेगा, आपको सीखने मिलेगा। करेक्ट। तो आपके पहले जो 100 कस्टमर होते हैं ना दीपक भाई, वो आपको सिखाते हैं और पैसे भी देते हैं। हाँ। तो दे आर योर रियल इन्वेस्टर, जिन्होंने आपके धंधे में अपना टाइम, अपना फीडबैक, अपना पैसा सब इन्वेस्ट किया। हाँ, और आपको सिखाने के पैसे दिए एक तरह से। और आप बोलते हो अरे यार वो बहुत नखरे वाला है, वो बड़ा लीचड़ कस्टमर है। जो भी कस्टमर आपसे बोल रहा है ना, इसका मतलब है वो आपके साथ धंधा करना चाहता है। जिसको धंधा नहीं करना, यदि मैंने आपके साथ एक काम किया और मुझे पसंद नहीं आया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं नया आदमी ढूंढ लूंगा। मैं आपसे बात करूंगा मतलब मैं आपको चाहता हूं कि आप इंप्रूवमेंट करो। इसको लोग गलत लेते हैं, इसको लोग उल्टा लेते हैं, है ना? हाँ, यश है। यदि मैं इसको किसी बात पे डांटता हूं तो इसको लगेगा यार सर को मेरे साथ शायद काम नहीं करना, इनको मेरा काम पसंद नहीं। यार नहीं, मैं चाहता हूं कि तू सुधरे भाई, तू अपग्रेड हो, तू नई चीजें सीखे। जो गलती मैंने 40 साल की उम्र में की, यदि तू उनको सुधार सकता है तो 20 में तू सुधार ले भाई। हाँ। तो पहला स्टेप रिसर्च, दूसरा प्रोडक्ट product डेवलपमेंट। अब जब रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाए तब आप छोटे स्केल पे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करो, बड़े स्केल पे नहीं। ओके, छोटे स्केल पे, ठीक है। उतने स्केल पे कि मान लो कोई ब्लंडर हो जाए और सब कुछ बंद भी हो जाए तो तुम कंगाल ना हो, तुम बैंकरप्ट ना हो, तुम फना ना हो जाओ। छोटे स्केल पे करो। छोटे स्केल पे करने के बाद जब आपके और कस्टमर्स के फीडबैक अच्छे आए, रिपीट ऑर्डर आने शुरू हो जाएं, जब तक एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दो प्रकार के कस्टमर होते हैं, एक होते हैं वन टाइम यूजर, एक होते हैं रेगुलर यूजर। जब आपके रेगुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ने लगे, मतलब आपकी पुराने कस्टमर से सेल बढ़ने लगे, तब समझो आपका प्रोडक्ट सफल हो गया। सफल है, अदरवाइज आपको पीछे जाकर के फिर से उस स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब ये हो गया, अब इसके बाद आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ध्यान दो। ओके। अब आप प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। अब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एंडोर्समेंट, पीआर, एड, फेसबुक एड, जितने सब मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स हैं, सब यूज करो। ओके। अब जब ये हो गया, अब ये सब होने के बाद जब आपको लगे कि अब आपका प्रोडक्शन और आपकी सेल्स निरंतर होनी शुरू हो गई है, अब स्टेप आता है डेलीगेशन का। अब आप नई टीम बनाओ। पहले प्रोडक्ट बनाओ, हाँ, फिर टीम बनाओ। अब टीम को जो आपने पिछले 6 महीने 1 साल में किया वो सब टीम को सिखाओ। ओके। और टीम को इस लायक बनाओ कि आपके बिना भी ये सारे काम होने शुरू हो जाएं। अब जब टीम आ गई, प्रोडक्ट भी बन गया, टीम भी आ गई, अब आप अपने धंधे को स्केल करने की प्लानिंग करो। ओके, कि सेल्स, अब बड़ी सेल्स कहाँ से आ सकती है? अब सब कुछ करो। जब तक आपके पास टीम नहीं है ना, तब तक कुछ भी ऐसे हरफन मौला अफलातून काम करने का प्रयास मत करो। 95% लोग जो फेल हुए हैं, जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने ये सारे ब्लंडर जीवन में किए। ओके। वो पहले ट्राई करते हैं सेल्स कहाँ से आ जाए, जबकि सबसे लास्ट पार्ट होता है। सबसे लास्ट। ओके। जब तक आपकी टीम इस लायक ना बन जाए कि धंधा दीपक के बिना भी चल रहा है, तब तक स्केल नहीं करना चाहिए। ओके। तब तक सेल्स लाने में अपना पैसा नहीं जलाना चाहिए। तब तक 3 F के साथ काम करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर और आपके फैंस। बस इन्हीं के साथ काम करना बस। चाहिए। ओके, जो दुखी नहीं होंगे। सर इसमें ही बहुत धंधा आ जाएगा आपके टेस्टिंग के लिए। हाँ। क्यों आपको पहले महीने 100 करोड़ का धंधा करना भाई? पहले महीने 25,000 का धंधा करो, 20,000 का धंधा करो, 10,000 का धंधा करो, धीरे धीरे स्केल करो। लोग अक्सर क्या करते हैं, एक चीज टेस्ट की, सही स्टेप फॉलो नहीं किए, फेल हुए, फिर दूसरी चीज टेस्ट की, फिर सही स्टेप फॉलो नहीं किए, फिर फेल हुए, फिर तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज। यदि ये 5 अलग अलग की एनर्जी आपने एक में ही लगा दी होती ना, तो आप वहां फेल ही नहीं होते। हाँ, और बहुत आगे तक जाते। करेक्ट। तो अगर इसको मैं समराइज करूँ, अभी तक जो हमने बात की, मैंने क्वेश्चन किया था कि छोटे शहर में क्या बड़ा धंधा पॉसिबल, और अगर है तो कैसे। तो आपने एग्जाम्पल के फॉर्म बताया कि आप हो गए, मैं हूँ, हम सब छोटे शहर से निकले हैं। यहाँ पर जो काम करते हैं आसपास सभी लोग छोटे शहर से निकल करके बड़े लेवल पहुँचे हैं, और आपने जो का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में आपने कहा इंटेंट होता है, एक आपको अवेयरनेस चाहिए कि इंटेंट है कुछ करने का ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि हर फील्ड में आपको चाहिए होगा इंटेंट। उसके बाद आती है अवेयरनेस, कि आपको देखना है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है वो। और फिर आपको चाहिए होगा माइंडसेट जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। अगर आप कुछ और फील्ड हो सकती है आपको, तो आपका माइंडसेट उसके थ्रू काम करना चाहिए। आपको बिजनेस में आना है तो आपका माइंडसेट बिजनेस के फॉर्म में आना चाहिए। फिर आता है आपका स्किल सेट, कि आपका स्किल आप देखो और उसके हिसाब से आप क्या क्या उसमें कर सकते हो। फिर जब बात आती है सारी चीज़ आपके अंदर है,
इसके बाद में आपको फोकस करना है अपना कि आप क्या आपको करना है, कि आप प्रोडक्ट पे आप रिसर्च करिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिसर्च करने के बाद में प्रोडक्ट बनाया आपने, उसके बाद आपने टीम बनाई और फिर उसके बाद में आप सेल्स पे फोकस करो। तो ऐसे ऐसे करके आप छोटे शहर में रहकर बड़ा धंधा बना सकते हो। ओके, तो पॉसिबल तो है और अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है। एक चीज़ और ऐड करूंगा आपकी बात खत्म होने के बाद, जो मैंने माइंडसेट की बात करी, माइंडसेट आता है आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। माइंडसेट आप करना चाहते हो धंधा और आपकी संगति वही लफंटू दोस्तों की, है ना। जब आप धंधा करना चाहते हो तो उस एरिया में जो धंधा कर रहे हैं उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो करो, फ्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो करो, इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो करो। यदि नहीं मिलती है तो बाहर से उनको ऑब्जर्व करो कि यार ये क्या करता है, ये सुबह कितने बजे उठता है, उठ के क्या काम करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे लेन देन करता है। यदि आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको धीरे धीरे सीखने उससे मिल ही जाएगा, नहीं मिलता तो बाहर से करो। आज दीपक जी आपके पास कोई युवा आए और बोले दीपक जी मुझे काम सीखना है, मैं आपके पास 6 महीने 1 साल काम करना चाहता हूँ, आप सैलरी कुछ मत देना, बस मुझे सिखाओ, क्या आप ना कहोगे? नहीं। आज आपके और मेरे नेटवर्क में सैकड़ों लोग हैं जिनको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। यदि हमारे पास 100 लोग भी आ जाएं इस इंटेंट के साथ, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे सीखना है, कि कुछ करना है, तो 100 लोगों को तो मैं इंटर्नशिप करवा दूंगा मिनिमम, खाली फोन से अपने। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संगत कैसी है आपकी। तो संगत कैसे आएगी? जब आप इस भावना से रहोगे कि यार मुझे कुछ सीखना है, तो बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन की संगत करो, और यदि आपको भी वैसे लोफर बन के घूमना है तो उनकी संगत करो। एकदम क्लियर। ओके। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को थोड़ा और हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ऐसे कुछ और आइडिया हो सकते हैं, जैसे आपने अपने जबलपुर में कोई रहते हैं जिन्होंने ये खाद वाला पूरा काम किया, बिजनेस बनाया, तो ऐसे कुछ और बिजनेस आइडिया हो सकते हैं जो कि आज की डेट में कर सकते हैं, जो है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उसमें अभी भी बहुत स्कोप हो सकता है, जो कि गांव में रहकर के भी और शहर में रहकर, कस्बों में रहकर वो चीज़ की जा सकती है। तो अगर ऐसे कुछ और आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि हम लोगों को दे सकें तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। बिल्कुल दीपक जी, मैं एक नहीं आपको 7-8 आइडिया बताता हूँ। 7-8 आइडियाज़ बताता हूँ, और सारे आइडिया वो बताऊँगा जो, यदि भारत में 5 लाख गाँव हैं तो 5 लाख गाँव में वो काम किया जा सकता है। वंडरफुल। यदि भारत में 1000 शहर हैं तो 1000 शहर में वो काम किया जा सकता है 1000%। और पैसा भी कमाया जा सकता है, 100% कमाया जा सकता है, 100%। अच्छा, अपन शुरुआत करते हैं। एक और आपके मित्र से मुझे आपने मिलवाया था, हर्ष, है ना। आज उसकी मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उससे खाली ये पूछा कि भाई तेरे गाँव में क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना। तो उसने मुझसे बोला मक्का। मैंने कहा उसका क्या होता है? बोले किसान ले आके बेच देते हैं मंडियों में, बात खत्म हो गई। अब देखो खाली मक्का से कितने प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिन प्रोडक्ट की ग्लोबली डिमांड है, ग्लोबली। सबसे पहले आज मक्का से बन रहा है रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अच्छा, ठीक, जिसकी मशीन 2.5 से 3 लाख रुपए में लग जाती है और गवर्नमेंट उस पर लगभग 30 से 40% सब्सिडी देती है। अच्छा, ओके, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि रीयूजेबल प्लास्टिक का ज्यादा यूज हो, है ना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ज्यादा यूज हो। तो मक्का से आज प्लास्टिक की थैलियां बन रही हैं जो बाजार में मिलने वाली थैलियों से थोड़ा महंगी है, मतलब 10% महंगी होंगी, पर वो आने वाला फ्यूचर है। ओके, ठीक है। अब इसकी पूरी जानकारी आपको बहुत सारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी, यदि आपके पास नहीं है तो मैं बता दूंगा। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मक्का का जितना भी स्टार्च निकलता है, उस स्टार्च को निकाल के एक मशीन में डाल के उसकी शीट्स बनाई जाती हैं और फिर उस शीट्स को पॉलीथिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बताइए क्या पॉलीथिन की हर गांव में जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। हर गांव में नहीं बेचा जा सकता है क्या ये? पॉलीथिन ऐसी चीज है कि लोग आके खरीदते हैं, आपको घर घर जाके बेचना नहीं पड़ता है, बराबर ना? लोग आके खरीदते हैं। ये एक धंधा है जिसको कोई भी गांव, कोई भी शहर में किया जा सकता है। कहीं मक्के से बनाया जा सकता है, कहीं दूसरे प्रोडक्ट से बनाया जा सकता है। आज आप, मैंने जो शुरुआत में बात बोली, खाली इसका यूज करो अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आप इसमें भी डालोगे ना कि मक्के से कैसे पॉलीथिन बनाई जाती है, तो आपको आधे घंटे की वीडियो मिल जाएंगे। मैंने भी उससे ही देखा है। अच्छा, ओके। और जब मैंने देखा और मैंने कहा कि इसको मैं रियल फैक्ट चेक करूं, तो मैंने कोलकाता में मेरे एक फ्रेंड है उसके पास जाके देखा जो ये काम कर रहे हैं। ओके। दूसरा मैं बताता हूं, वो फिर से वो काम जो हर गांव हर शहर में किया जा सकता है, मशरूम उत्पादन का काम। मशरूम उगाना। ठीक है, ठीक है। आप इतने कमरे से, जितने कमरे में हम बैठे हैं, 10 बाय 10 के कमरे से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। इस काम को करने के लिए आपको जो पूरे गांव में कचरा होता है ना,
वही कचरे की जरूरत है। कचरा अच्छा। कौन सा? ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक वाला, जैसे घास है, जो घास भूसा है, चारा वारा हाँ, और भूसा, गोबर चारा, वगैरह, है ना, हाँ। ये सारी चीजें इनके हर गवर्नमेंट कॉलेज में मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ। 20 से 25 हजार मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, इतने से शुरुआत की जा सकती है। और यदि आपका गांव है तो ये 25 हजार का खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीजें तो उनको फोकट के भाव मिल जाएंगी। जैसे घास फूस तो उनको नहीं मिल जाती फोकट है, के भाव हाँ, मिल हाँ। जाएगी, है ना। अब उसमें 4-5 ही रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है घास, 2 प्रकार के केमिकल होते हैं, मशरूम के बीज होते हैं और पॉलिथिन होती है। बस इतनी चीजें चाहिए। आप इसमें लोहे की रॉड लगाओ, उसमें पैकेट टांग दो। शुरुआत में आपको 4-5 बार उसको टेस्ट करने में टाइम जाएगा। 4-5 बार सही मशरूम नहीं आएगा, हाँ, हाँ। पर जिस दिन सही मशरूम आना शुरू होगा उसके बाद डेली आप मिनिमम इस कमरे से 1000 से 500 से 1000 रुपए हंस के कमाओगे। इतने कमरे से, अच्छा, 100 स्क्वायर फीट के कमरे से आप 1000 रुपए कमाओगे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं। 1000 रुपए दिन के? 1000 रुपए दिन के, अच्छा। 100 स्क्वायर फीट के कमरे से। अच्छा, तो मशरूम की कुल मिला के आपको खेती करनी है, इस तरह से सीखना है और उसको आपको फिर मशरूम को डायरेक्टली बेचना है। मशरूम सर घर घर में आज खाने में उपयोग हो रहा है। और एनसीआर बड़ी सिटीज में तो आई थिंक ज्यादा लोग सब्जियों में कंज्यूम करते हैं। सर काफी अच्छी सब्जी मशरूम होती है। को भारत सरकार ने, हम्म, जो बच्चों को खाना खिलाया जाता ना, हम्म, फ्री खाना जो खिलाया जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। उसमें मशरूम और मोरिंगो को कंपलसरी करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। मतलब हर घर में मशरूम खिलाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वेज सोर्स है। हाँ, तो दूसरा बिजनेस हो गया किसका? मशरूम का। इसके बारे में भी आपकी व्यूअर्स को यदि जानकारी चाहिए तो मैं डिटेल में एक पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें मशरूम कहाँ उत्पादन होता है, कैसे उत्पादन होता है। मेरे जबलपुर में एक भाई साहब हैं जिन्होंने मशरूम का धंधा शुरू किया था मेरे देखते देखते 10x10 से। हाँ। आज वो बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया में रेस्टोरेंट चला रहे हैं और वहां भी मशरूम बेचते हैं। अच्छा, अरे ये तो कमाल की छोटे चीज़ है से ये। शहर से हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं वो। हम्म, आज उनकी जबलपुर शहर में ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां उनके पास प्रॉपर्टी ना हो। वाओ। ठीक, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोगों को हाँ, लगेगा हम नहीं, प्रमोशन नहीं, कर रहे नहीं, हैं, जस्ट एन एग्जांपल। पर कोई भी 1-to-1 पूछेगा तो मैं 1-to-1 मिलवा सकता हूं उनसे। तो कहने का मतलब कि एक 400-500 रुपए किलो बिकने वाले प्रोडक्ट से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य यदि बनाया, तो आप भी बना सकते हो, मैं भी बिल्कुल, बना सकता हूँ, बिल्कुल। जो भी देखने वाला है वो भी बना सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पर उसके लिए चाहिए क्या? इंटेंट, इंटेंट माइंडसेट, है ना। हाँ। तो दूसरा हो गया मशरूम का मशरूम वाला बिजनेस। हो गया। तीसरा हो गया, हर घर में कपड़े का वेस्टेज निकलता है, हाँ, है ना। जीन्स से आज इंसुलेशन फोम बन रहा है। इंसुलेशन फोम जो हमने इसमें एकॉस्टिक लगाया ना, हाँ, इनके पीछे जो एकॉस्टिक लगा है, हाँ, वो एकॉस्टिक को रिप्लेस करने, अब इसमें ग्लास वूल लगा है, ये ग्लास वूल की जगह वो वाला इंसुलेशन लग जाता है आजकल। अच्छा, जिसकी मशीन ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए में इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, उसमें भी करना क्या है, जीन्स को बारीक बारीक वो काटते हैं, फिर एक मशीन में डालते हैं जहां से प्रोसेस होकर वो पूरा ग्लास वूल जैसा बन जाता है। अच्छा, वो कुछ फॉर्म टाइप, वो बिल्कुल बुरादा फॉर्म टाइप जैसा बन बन जाता जाता है। है। हाँ, हाँ, और जो एकदम कहीं से भी कट हो जाए, कितना भी फुल फ्लेक्सिबल, जैसा फोम होता है ना, फोम हाँ। बिल्कुल वैसा मटेरियल बन जाता है। अच्छा, अब क्या इसकी डिमांड नहीं है? आज जैसे जिस हिसाब से पॉडकास्ट करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से स्टूडियो खुल रहे हैं, हर स्टूडियो में इसकी जरूरत है, हर घर में इंसुलेशन में इसकी जरूरत है, हर जगह वाटर सीपेज होता है जहाँ पे, या साउंड प्रूफिंग जहाँ करनी होती है वहाँ इसकी जरूरत है। तो जीन्स से, रीयूजेबल जीन्स से आप ये बना सकते हो ग्लास वूल, जीन्स वाला। ये एक बड़ा साधारण बिजनेस है। चौथा, गरम मसाले। आज हर घर में खाने में मसाले यूज होते हैं, हर घर में, पूरे इंडिया में। छोटे शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत ओरिजिनल मिल जाता है, बड़े शहरों में तो नहीं मिलता है। आप छोटे शहरों से आप रॉ मटेरियल खरीदो, उसको पिसवाओ, ग्राइंड करवाओ और उसकी पैकेजिंग करके बेचो। 60 रुपए किलो का धना 400 रुपए किलो बिकता है। 60 रुपए का? 60 रुपए किलो का धना पैकेजिंग के बाद, पैकेजिंग करके बेचो आप। हाँ, वो छोटे आज आप डीमार्ट में लेने जाओ, कितने रुपए का आता? 100 ग्राम, 40 रुपए का आता 100 ग्राम, तो 400 रुपए का हो गया ना। हाँ, किलो में। तो मैं बोलता हूँ डीमार्ट 400 का बेच रहा है तो 250 का खरीदता होगा, 300 का खरीदता होगा, 50 रुपए में तो नहीं खरीदता होगा ना। तो जो काम डीमार्ट कर सकता है तुम कर सकते हो छोटे लेवल पे। तुम्हें शुरुआत में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हें डोर टू डोर जाके लोगों को बताना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, पहली बार कस्टमर को देने में तुम्हें पुश करना पड़ेगा, पर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होगा तो कस्टमर तुमको पुश करेगा, भैया माल भेज दो, और वो लोग रिकमेंड करेगा, चेन बंदी आज आप ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते होगे जिनका शुद्ध घी वहां से आता है, मसाला वहां से आता है ना। और लोग 2-2 3-3 दिन वेट कर लेते हैं। होता नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी से हैप्पी हैं।
हमारे यहाँ जहाँ से घी आता है, हम लोग 6-6 दिन घी नहीं खाते हैं, पर जब तक उसके यहाँ से घी नहीं आता हम घी यूज़ नहीं करते हैं, ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट, क्योंकि हमें पता है कि यार ये ओरिजिनल है। हाँ। और तो वैसे आप मसालों का काम शुरू कर सकते हो। आज धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, ऐसे कई इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में डेली यूज़ होते हैं। बस आपको खाली प्रोक्योर कहाँ से करना है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, आप पीसिए, अपना ब्रांड बनाइए, बेचिए। जब घर का पिसा मसाला के नाम से बेचते हैं ना, भर भर के बिकता है। हाँ। ठीक। अब ये बताइए, क्या ये 5 लाख गांव में ये धंधा नहीं किया जा सकता? ये सारे धंधे किए जा सकते हैं। ठीक। अब इसके लिए क्या आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? 3 आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके फैंस मिलके ये धंधा नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई। बिल्कुल। हर घर में कपड़े का वेस्टेज है, हर घर में मशरूम उगाया जा सकता है, हर घर में ये उगाया जा सकता है, मक्का भी। सारी चीजें की जा सकती हैं। अब चौथा मैं आपको बताता हूं, आज भारत सरकार मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। मिलेट्स मोटा अनाज, अच्छा, बाजरा, हाँ, है ना, ज्वार बाजरा, हाँ, है ना। मिलेट्स के आप पापड़ बना लीजिए, ओके। मिलेट्स के आप खिचले बना लीजिए, मिलेट्स की आप बिस्किट बना लीजिए, बेचिए। पैकिंग करके बहुत अच्छे बिकते हैं। हर रेलवे स्टेशन में आजकल वो मिलेट्स के स्टॉल लगा दिए भारत सरकार ने। तो जब भारत सरकार जिन चीजों को प्रमोट कर रहा है, उन चीजों पे आप काम करोगे तो आपको तो वैसे ही पुश मिल गया। और भारत में ये मिलेट्स बहुतायत में उत्पादन होता है। करेक्ट। बस आपको उसमें थोड़ा सा है ना इनोवेशन लाना है, थोड़ा सा इजी बनाना है। देखो आज हम फास्ट फूड क्यों खाते हैं, हम पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि हम मैकडोनल्ड में जाके खड़े होते हैं, 5 मिनट में हमें मिल जाता है। आप मिलेट्स को ऐसा बना दो ना, हाँ, मिलेट्स की कोई डिश ऐसी बना दो कि जो इजी अवेलेबल हो जाए, घर घर में पहुंच जाए। तो जब हम जहर खरीद के खा रहे हैं, ये फास्ट फूड को जहर ही मानता हूं मैं, तो जब लोग जहर खरीद के खा रहे हैं तो अमृत तो खा ही लेंगे भाई, क्यों नहीं खाएंगे? बिल्कुल। तो मिलेट्स के बिस्किट बना लो, मिलेट्स के पापड़ बना लो, सैकड़ों चीजें बनती हैं। यूट्यूब चैनल खोलो, आप डालो मिलेट्स के क्या क्या उत्पादन बनाए जा सकते हैं। छोटे स्तर पे बनाना घर से शुरू करो। एक बार जब घर से बनाओ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और फैंस उसको अप्रूव कर दें, फिर बेचो दबा के। अब बताओ इसमें क्या कठिनाई है? क्या ये हर गांव में शुरू नहीं हो सकता? हर शहर में शुरू नहीं हो सकता? जहां मैं गलत हूं आप करेक्ट करिएगा। जितनी चीजें अब तक मैंने बताई, ये सारी चीजें हर घर में शुरू हो सकती, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। यदि आदमी 1.5 लाख का मोबाइल खरीदने लाइन में लग सकता है, और ईएमआई पे खरीद सकता है, ईएमआई पे खरीद सकता है, लोन ले सकता है, तो अपना धंधा जिससे पूरा जीवन चलाना है, उसके लिए 1.5 लाख नहीं लगा सकते क्या? भारत में बिकने वाले 60-70% मोबाइल ईएमआई में मिल रहे हैं। तो धंधा शुरू करने आप थोड़ा सा लोन नहीं ले सकते क्या? करेक्ट, बिल्कुल। और आज देखो, सच बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका इंटेंट है तो गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। और ना सिर्फ गवर्नमेंट, जब आप निकलते हो रास्ते तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, शुरुआत करते हो, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। करेक्ट। अब ये सारे धंधे ऐसे हैं दीपक जी, जिनमें आपको 0 एफर्ट्स लगाना है, खाली अवेयरनेस लगानी है, खाली आपको इंटेंट बनाना है। अब बताइए इनमें कौन सा एफर्ट है जो मैंने आपको बोला? बस इंटेंट का है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो फिर वो राह अपनी फिर सीखने की मैं आपको बोल रहा हूँ, मशरूम का किसी को उत्पादन सीखना है, आप जबलपुर आ जाओ, मैं आपको 4 लोगों से मिलवा दूंगा, आप वहाँ आके ट्रेनिंग ले लो, शुरू कर लो। आपको मसाले का उद्योग सीखना है, मैं आपको 4 लोगों से मिलवा दूंगा, आप शुरू कर दो। मैंने जो वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले बताया था, वर्मी कंपोस्ट का काम हर घर में किया जा सकता है, हर गाँव में किया जा सकता है। किस गाँव में गोबर नहीं है बताइए? बिल्कुल है, हर गांव में जानवर हैं, हर गांव में गोबर है। करिए आप उसकी शुरुआत। तो जो रोड में आप देख रहे हो रोज गोबर गिर रहा है, मतलब हमारे गांव में भरपूर पड़ा है। लोग भाई साहब गोबर के उपले बेच रहे हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, और क्या महंगे भाव में बेच रहे हैं। नीम की दातून बेच रहे हैं। तो ये भी तो हमारे गांव में है ना। करेक्ट। आपके गांव में नीम का पेड़ नहीं है क्या बताइए? घर पे ही है हमारे तो साइड में। तो बेचने का इंटेंट चाहिए। और ये सब बिजनेस ऐसे हैं जो हर गांव, छोटे छोटे गांव में किए जा सकते हैं। वाह, वंडरफुल सर। सर इसमें एक चैलेंज मुझे लग रहा है बस, कि आपने बताया कि इंटेंट अगर किसी के अंदर है, क्योंकि पॉडकास्ट देख रहा है ऑब्वियसली वो कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों के अंदर इंटेंट तो है। अवेयरनेस आप जैसे लोगों के थ्रू आ रही है, तो आपने बताया कि यार इस तरह से अगर चित्रेश सर ने 5-6 चीज़ें बताई है, तो इसी तरह से आगे हम और भी चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो अवेयरनेस वो चीज़ मिल जाएगी। माइंडसेट भी लोगों के अंदर, कई लोगों के अंदर आ जाएगा, अगर आपने कहा है तो स्किल सेट है। आपने अलग अलग आइडियाज़ दे दिए। अब लोग क्या करते हैं, इन आइडियाज़ पर काम करना स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने से वो कुछ आइडियाज़ निकालते हैं और करते हैं। तो आपने बताया मशरूम खेती हो सकती है, मक्का के थ्रू वो जो पॉलीथीन बन सकती है, कपड़े के थ्रू गर्म मसाले हो गए, मिलेट्स हो गए, इन सब के थ्रू हो सकता है।
अब सबसे बड़ी चीज़ चैलेंज लोगों को यही आएगा कि मान लो उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, टीम भी बना ली, सबसे मेन चीज़ आएगी सेल्स, जिसका आपने बताया था कि शुरू में आपको हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, घर घर जाके बेचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे कि बड़े लेवल पर धंधा आए और अगर वो नहीं आ रहा है तो उसमें क्या चैलेंज वो फेस कर सकता है कि मान लो घर घर गया, कुछ करा, वहाँ से रिपीट भी आ रहा है, लेकिन फिर एक सीमित ही उसका हो पा रहा है, बहुत लंबा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसमें, मतलब ब्रॉडली इंडिया लेवल पर उसे करना चाहिए? अगर इंडिया लेवल पर वो करे, इसमें एक और चीज़ आ रही है कि आपने बताया कि कुछ लोग फॉरेन में उपले बेच रहे हैं, कंडे बेच रहे हैं, तो अगर इसको फॉरेन में भी ले जाना है, लोकल से इंडिया लेवल पर भी ले जाना है सेल्स को, तो वो कैसे कर सकता है स्टेप बाय स्टेप? बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी। इस सवाल पे जाने के पहले मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ। आज उज्जैन में, बनारस में, मैं 2 ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ 1 to 1 जो मंदिरों से फूल लेके आते हैं। मंदिरों से जो लोग चढ़ा जाते हैं। हाँ। और वो रीयूजेबल फूल को सुखा के उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती बना रहे हैं। क्या बात है। ठीक है। अब ये धंधे में क्या इन्वेस्टमेंट लगा आपको? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट लोन लगी वो अपने काम आ गई। ठीक है। इसके बाद लोग हैंडमेड सोप बना रहे हैं। 20-30 हज़ार रुपए में धंधा शुरू हो जाता है। रोज 5,000 का माल बेचो, 1,000 रुपए घर लेके चले आओ, है ना। अब आपने जो पूछा कि स्केल करने में क्या दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोग पहले दिन ये सोचते हैं, ये सोचना ही नहीं पहले दिन। अच्छा, ओके। पहले दिन आप केवल ये सोचो कि जो आप फ्री घूम रहे हो ना, फ्री घूमने की जगह क्या आप महीने में 20-30 हज़ार कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। ओके। पहले केवल इतना सोचो, फर्स्ट स्टेप इसको लो। इसको तो और अगर हम एक लेवल अप ले जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि कभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये मानो कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप सीख रहे हो, तो वहाँ भी आपको फायदा है। कुछ ना भी आ रहा है तो भी आपका फायदा है। तो पहला स्टेप तो है ना, आप 30-40 हज़ार कमाने लगे, ये पहला स्टेप बनाओ। जब आपका पहला स्टेप हो गया और तुम पैसा बचाना शुरू कर पाए, मतलब पहले आपको सर्वाइवल करना है, फिर कुछ पैसा सेविंग्स करना है, फिर सेविंग्स करने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो। अब जब इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो जितने सवाल आपने पूछे हैं, हर काम के मार्केट में कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट को बुलाओ, उसको 50,000 लाख रुपए फीस दो, ये पकड़ो भैया 1 लाख रुपए फीस। अब मुझे बताओ, मेरा ये मशरूम है 1 नंबर क्वालिटी, इसको मैं एक्सपोर्ट कैसे करूं? ओके, सिंपल है ना। बिजनेस कोच, जिसको हम इसी भाषा में कह सकते हैं, बिजनेस कोच, आपके फील्ड बिजनेस के जो भी कोच हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी देने वाले हो गए। देखो, हर व्यक्ति हर काम अकेला नहीं कर सकता। आप YouTube पे कंटेंट क्रिएटर हो, क्या आप आज खुद एडिटिंग कर रहे हो? नहीं। क्या आप खुद थंबनेल बना रहे हो? क्या आप खुद कंटेंट पे काम कर रहे हो? आप केवल एक ही काम कर रहे हो, रिसर्च होने के बाद उसको पूरा वेरीफाई करना और फिर उसके बाद पॉडकास्ट या कंटेंट बनाना। वैसे ही धंधा है। आपने जब मशरूम बनाना शुरू किया तो सब काम खुद करो, बाद में धीरे धीरे टीम डेलीगेट करो। आपने भी किसी से वीडियो एडिटिंग तो सीखी होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं तो सीखी होगी, है ना। उसके लिए आपने भी पैसे दिए ही होंगे, कुछ कोर्स आपने सीखे होंगे, कहीं सीखने गए होंगे, बराबर ना। तो जब आपके पास पहले स्टेप में पैसा आना शुरू हो जाए, तो एक तरीका होता है खुद गिर गिर के सीखो, दूसरा तरीका होता है कि किसी को पैसे दो और उससे सीख लो। पहले तरीके में आपको समय का निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गिर गिर के सीखोगे तो आपका समय जाएगा। दूसरे में आपको पैसे का निवेश करना पड़ेगा। अब आप अपने जीवन में फैसला कर लो कि आपको अपने जीवन में समय बचाना है या 50,000 बचाना है। वंडरफुल। या कुछ जो भी आपकी सोच हो। और सर, ये सारे काम के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट फोकट के भाव में जानकारियां दे रहे हैं। अच्छा, फोकट के भाव। ओके। और मैं तो आपके पॉडकास्ट पे दावा कर रहा हूं, जितने चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजों टनों में उत्पादन कर दो, मैं खरीदवाऊंगा, मैं बिकवा दूंगा। अच्छा, टनों में। क्या बात, किलो में नहीं बोल रहा हूं, टनों में। आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इनके सबके टनों में खरीदने वाले लोगों को मैं इसमें रखा हुआ। मोबाइल में मेरे सबके नंबर पड़े हैं, जिसका मैंने आपको नाम बताया, जो आज बैंकॉक थाईलैंड में काम कर रहा है। अब वो मशरूम उत्पादन नहीं करता है, अब उसने ट्रेनिंग दे के 2-5 हज़ार लोगों को सिखा दिया है, वो सारे लोग उत्पादन करते हैं, सुखा के उसको मशरूम देते हैं, ये उनसे खरीदता है और बेचता है, बस बाकी सारी टीम। तो जब वो 500,000 लोगों से खरीद रहा है, तो वीडियो देखने वाले 200-500 हज़ार लोगों से और खरीद लेगा। उसके पास तो आज इतनी डिमांड है कि वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको जो ऑर्डर देते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने बाद की वो डेट देता है कि मैं इस महीने में आपको माल दे पाऊंगा। वाह। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे मैंने आपको फूलों से धूप बत्ती बनाने वाली बात बोली हो, चाहे हैंडमेड सोप की बात बोली हो, बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, प्रोडक्ट को बार बार रिव्यू करके आपको प्रोडक्ट एक्सेलेंस बनाना है। उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। सबसे मेन चीज़ वो है। उसके बाद तो फिर यदि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं 1 किलो भी नहीं बिकवा पाऊंगा। पर जो प्रोडक्ट
एकदम एक्सलेंट क्वालिटी बोलते हैं ना कि भाई ये मशरूम जो है एकदम एक्सलेंट क्वालिटी का बन गया है, वो आप 100 किलो नहीं, 1000 किलो नहीं, 10,000 किलो बनवा दो, मैं 10,000 किलो ना बिकवाऊं तो आप बोलना। क्या बात है। और उसको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेचने के लिए। एक आध दो बार मिलना जुलना मीटिंग करना अलग बात है, पर बोलते हैं ना घर बैठे बैठे बिक रहा है। फिर से मैं घी की बात करता हूँ, आपको किसी के यहाँ का घी पसंद है तो आप जाते हो ना 4 बार से भैया माल आ गया क्या, बिल्कुल कि वो 4 बार आपके पास आता है। कॉल के हम पूछते हैं एक बार, जिसके प्रोडक्ट में दम होता है वो आपको फोन लगा के पूछता है या आप लगाते बताओ आप। हम पूछेंगे ना, हम पूछते हैं। आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो ब्रांड आपको फोन लगा के ढूंढते हैं या आप ब्रांडों को फोन लगा के ढूंढते हो? ब्रांड लगाते हैं। आप कितने लोगों को ना कहते हो हर महीने? मेरे कई लोगों को आपने ना कह दिया कि भाई ये इसका मैं नहीं कर सकता इसके साथ काम। जब आप क्वालिटी चीज बनाओगे आपके घर पे आके लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, गारंटी है। सबसे मेन चीज तो वही बनाने में दम होना चाहिए। ओके ठीक। आज हमारे लोग चाइना खरीदने नहीं जा रहे क्या? जा रहे ना। क्यों जा रहे? क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा। जब आप यहां बनाओगे तो यहां क्यों नहीं बिकेगा? वी आर 150 करोड़ पीपल, हम 150 करोड़ भारतीय हैं और बढ़ने वाले हैं। ठीक। तो पूरा विश्व हमें कंज्यूमर मान रहा है। हम अपने भाई बहनों को नहीं बेच पाएंगे जब पूरा विश्व यहां आके बेच रहा है। चाइना बेच रहा, अमेरिका बेच रहा, जर्मनी बेच रहा, जापान बेच रहा है। हम नहीं बेच सकते क्या? पर हमारे, सॉरी टू से, ये बात सुन के शायद लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, हमारे युवाओं को ठुमके लगाने से, रील बनाने से, उनका मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं है। वहाँ बच्चे 10-12 साल में स्किल सीखते हैं, हमारे बच्चे 10-12 साल में रील बनाना सीखते हैं। 3 साल में ओलंपिक की तैयारी करते हैं चाइना वाले। तो ये बड़ा कड़वा सच है दीपक भाई। आपकी कितनी एज है? अभी 23 का हो जाऊंगा नवंबर में। ठीक। आप 23 साल में करोड़पति हो। क्यों हो? जल्दी स्टार्ट किया। क्योंकि आपने 16 साल की उम्र से आपको ये अवेयरनेस आ गई थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने परिवार को अच्छी लाइफ देनी है। तो यदि 16 साल की उम्र में आपको ये अवेयरनेस आई थी और आप ये कर पाए, तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जीवन में चुनौती नहीं आई? बहुत आई। तो इनके जीवन में भी चुनौतियां आएंगी। बहुत आई। और मैं तो दावे से बोल रहा हूं, ठोक के बोल रहा हूं कि करो 100 किलो उत्पादन रोज, यदि ना बिके तो मैं बोलूं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट में दम है ना बिके, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ये तो है। ये मैं यूट्यूब पे जब कोई मुझसे कंसल्ट करता है तो मैं भी सेम चीज़ कहता हूँ कि आपका कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि दुनिया में, इंडिया में ऐसा कौन सा भुवन बाम है जो भुवन बाम की तरह वीडियोस बना रहा है, उसके वीडियो चल नहीं रहे हैं? कौन ऐसा जो कि आशीष चंचलानी की तरह कॉमेडी करता है और उसका कंटेंट चल नहीं रहा है? कौन ऐसा मोटिवेशन स्पीकर जो कि संदीप माहेश्वरी के लेवल का है और उसके व्यूज़ नहीं आ रहे? कोई नहीं है। कोई नहीं है। जो कर रहा है उन सबके व्यूज़ आ रहे हैं, वो सब ग्रो कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं पर उनका कुछ ना कुछ रीजन है जो कि वो पकड़ नहीं पा रहे या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो एक्सेप्टेंस अंदर नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है। मानने को तैयार नहीं कि हम गलत थे, हम नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर कमी, मानने को तैयार नहीं है। तो जो कर रहा है ना इसके दम में प्रोडक्ट में, उसका चलते ही चलता है, वो चाहे कंटेंट हो, प्रोडक्ट हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो। एक और बिजनेस आइडिया बताता हूँ, बिल्कुल बातचीत करते करते याद आया। सर एक चीज़ और है, आपने यहाँ पर बताया तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ऑडियंस में हर किसी के माइंड में आएगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा गाइड किया और इतने अच्छे सिंपल तरीके से बताया तो बहुत लोग करेंगे, सोच रहे हैं कि यार हर कोई राय करेंगे। अब सोचे कि यार बना लिया और आप कह रहे हो कि आपका 1000 टन भी बिकवा दूंगा, आप बनाओ तो सही एक बार, तो कैसे कनेक्ट कहाँ से करेंगे? सर गूगल पे एक फॉर्म आप इस पे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल दीजिए। एक फॉर्म हम डालते हैं। हाँ ओके। और आज तो उनको आज बेचेंगे भी कैसे? पहले तो बनाना है ना। जो प्रोसेस मैंने बताया ये 4-6 महीने का प्रोसेस है। हाँ। फिर भी 4-6 महीने बाद भी कोई बोलेगा तो मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद भी गूगल फॉर्म डाल दीजिएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है। 2 आइडिया और बताता हूँ जो हर गाँव में हो सकता है। ओके। है ना। अब क्योंकि अलग अलग जगह उसको अलग अलग सब्जी बोलते हैं तो मुझे जो सब्जी का नाम पता है मैं वो बोलता हूँ। मैं बताता हूँ। एक तुरई होती है, तुरई के ऑर्गेनिक लूफा बन रहे हैं जो 150-150 रुपए के बिकते हैं इंडिया में। बाहर की तो बात छोड़ दो आप। क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक लूफा। हम लोग नहाते समय वो स्पॉन्ज का यूज करते हैं ना, वो ऑर्गेनिक लूफा बनते हैं। समझ गया। ठीक। वो ऑर्गेनिक लूफा बनाने में एक गांव वाले को 5 रुपए से ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ चलो 150 का नहीं बिकेगा, 5 का 10 तो होगा। धर्म के दुगने हो रहे हैं भाई। क्या चाहिए और आपको? करेक्ट। ठीक। हर गांव में वो खेती की जा सकती है। मैं बोलता हूँ चलो कुछ गांव में नहीं की जा सकती, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट नहीं करेगा, पर जिसमें की जा सकती वहाँ तो की जा सकती है ना। गांव में लगा दो, हर गांव में
जो घर के बाहर बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में लगा दो, लगा के छोड़ दो। जब वो पूरी सूख जाए तब उसको निकालो, पानी में डाल दो। 2 केमिकल में डालना पड़ता है, 2 केमिकल से उसकी पूरी परत निकल जाती है। परत निकली, उसके बाद दूसरे केमिकल में वॉश कर दो, पानी में साफ करो। साफ करने के बाद आप उसको पैक करो, कटिंग करके अच्छे फॉर्मेट में बना के पैक करो, बेच दो। 20-25 रुपए का तो बिकेगा आराम से। यदि आप आज डीमार्ट चले जाना, देखिएगा आप 100 रुपए के 2 बिकते हैं या 150 रुपए के 2 बिकते हैं। ब्लिंकिट पे, अमेज़न पे लोग खरीदते भी हैं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में 50-50 के 100 के। सर दिल्ली एनसीआर में नहीं, पूरे विश्व में खरीदा जा रहा है। आप बनाओ तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी चीजों को आप प्लास्टिक की चीजों को आप रिप्लेस करोगे वो जरूर लोग पसंद करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक तो कचरा बना रहा है ना, और ये तो यूज होने के बाद जहां भी जाएगा डिस्पोज हो जाएगा। करेक्ट। ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल है। लूफा बनाओ आप, मैं खरीदने तैयार हूं, जितना बनवाओगे उतना बिकवाने तैयार हूं। अच्छा, ठीक। ओके। अब मैं एक आपको रियल लाइफ स्टोरी से एक चीज और बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत साल पहले वो पूना आए, तो उनके पास कोई रोजगार नहीं था। बोला चित्रेश कुछ पैसे भी नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने, पर मुझे कुछ काम शुरू करना है। मैंने कहा कितने पैसे हैं? बोले यार 20-50 हज़ार रुपये लगा सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे खुद स्प्राउट्स बड़े पसंद थे, तो मैंने उसको कहा एक काम कर भाई, स्प्राउट्स की सलाद बनाने का धंधा शुरू कर ले। ओके, ठीक है। और रोज 7 के 7 दिन अलग अलग स्प्राउट्स और अलग अलग सलाद देना शुरू कर। ठीक है। वो बिजनेस उसने शुरू किया बॉस। आज 125-150 रुपए का एक प्लेट बेचता है, पैक करके बढ़िया शानदार हाइजीनिक तरीके से ऑफिस में पहुंचा के बेचता है। डेली की 2 से 2.5 हज़ार प्लेट स्प्राउट्स पर डे बेच रहा है वो। 2 से 2.5 हज़ार? 2 से 2.5 हज़ार, मतलब ये 2 लाख का डेली का धंधा। डेली का। कहाँ पर करते हैं? पुणे में। पुणे में। वाओ, अमेजिंग। इन सब के नाम भी भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा। जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं। गजब। ठीक। तो यदि वो कर सकता, अब इस काम में क्या स्किल चाहिए बताओ बस? क्या स्किल चाहिए? तो कोई भी कर सकता है। ठीक। और आपको यदि रोज सुबह स्प्राउट्स खाने मिल जाए, मजा आ जाए बने बनाए। और ऑफिस में लेते भी लोग, आपको लगता है वो छोटे शहर में नहीं लेते, लेकिन आप देखो बड़ी सिटी में लेते हैं। तैयार है लोग लेने के लिए। मैं बोलता हूँ ये हर गांव में नहीं होगा, पर हर शहर में तो किया जा सकता है। और आप ठीक गांव से बना करके शहर में शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत। आप एक सिस्टम बनाइए। लोग राह चलते वड़ा पाव खा सकते हैं, यदि राह चलते समोसे खा सकते हैं, यदि राह चलते वो क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉग, कौन सा डॉग बोलते हैं, हॉट डॉग खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, तो स्प्राउट्स क्यों नहीं खा सकते? करेक्ट। हमें सोच बदलनी होगी। और ये सब हमारे पूर्वज खाते ही थे ना, तब वो 100 साल जिए हैं। अब हम बोलते हैं हम बीमार हो रहे हैं, एसिडिटी होती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने अपना कल्चर बदल दिया। तो आप अपने कल्चर के हिसाब से चीजें बना के बेचो, वापस लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये कुछ बिजनेस और ऐसे हैं जो मैक्सिमम गांव शहर में किए जा सकते हैं। बिल्कुल। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप दीपक जी एक भी चीज बताओ जो आपको लगता है कि नहीं चलेगा, एक भी चीज। इसमें सारे बिजनेस लगते हैं। बस ये ग्लास वूल वाला जो है, इसमें मुझे, क्योंकि इसमें मैं खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बस इसमें मुझे थोड़ा सा लगा। बाकी तो मशरूम से मक्का, गरम मसाला, मिलेट्स और बाकी सारे बिजनेस एकदम टॉप क्लास लगे। एक और बता देता हूँ। बिल्कुल, एक और बताता हूँ जो हर गांव में किया जा सकता है। आज हर घर में, आज मेरा बेटा हुआ इसलिए मुझे समस्या का भी पता चला। आज मेरा बेटा हुआ, हम उसको डायपर, पैम्पर डायपर जो बोलते हैं वो यूज करवाते हैं। अब वो पैम्पर डायपर रोज 2-3-4 वेस्ट होते हैं, है ना, और वो जाके लैंडफिल में उपयोग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रीयूजेबल डायपर बनाने शुरू किए। ठीक। आज उसका बिजनेस इतना चल रहा है ना, और उसमें कोई मतलब कोई ऐसी बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। पहले हमारी मम्मी पापा हम लोगों को, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को लंगोट पहनाती थी, पुनतरिया बोलते थे, है ना, सरल भाषा में पुनतरिया लंगोट बोलते थे, है ना। वो एकदम पतली होती थी, वो गीली हो जाती थी, तो हम गीले हो जाते थे ना, धो के सुखा। उसी को उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करके मोटा बना दिया, जिसमें ऑब्जर्व हो जाए यूरिन, और फिर उसको दोबारा धो के वो रीयूज कर लेते हैं। ओके, ठीक। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताता हूँ आपको, मैं लिख के लाया था। बड़ी रिसर्च करके लाए सर आज। एक बैम्बिनो मिलो के नाम से है और एक सुपर बॉटम के नाम से। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या ये गांव-गांव में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हर गांव में क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे? हर गांव में क्या डायपर यूज नहीं हो रहे? तो क्यों ऐसी चीजें वेस्ट करना? हर 1 सेकंड में दुनिया में 2 बच्चे पैदा होते हैं, ये मैंने देखा था एक टाइम पे। ठीक। तो आज ऐसी चीजें जो हर गांव में, हर घर में यूज हो सकती हैं, उन पे आप काम करना शुरू करो। यदि आपका इंटेंट है कि आपको अपने परिवार में कमाने वाला बनना है, तो आप में अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी, अपना माइंडसेट अपने आप बन जाएगा। आप मोबाइल पे वाहियात चीज़ें देखने की जगह ऐसी चीज़ें देखना शुरू करोगे, और देखते देखते एक दिन आपको कोई ऐसी चीज़ क्लिक हो जाएगी कि यार ये मेरे लिए बना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ जो मैंने बोला वही करो,
मैं बोलता हूँ रिसर्च करो, इंटेंट बनाओ और देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, आसपास घूमना शुरू करो। आज एक और जो थोड़ी सी तकलीफ है ना अपने देश में, पहले हम लोग बहुत घूमते फिरते थे क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं हुआ करती थी, टीवी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग ज्यादातर टाइम एक्सप्लोर करते थे, है ना। हाँ। आज के बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, ये भी बुरा नहीं है, पर इसके साथ साथ आप थोड़ा सा घूमोगे ना बाजार में, थोड़ा सा शहर का चक्कर लगाओगे, देखोगे यार कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिस प्रॉब्लम को मैं सबसे अच्छा सॉल्व कर सकता हूँ, वहीं पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। करेक्ट। जिसने कोई बड़ी समस्या का समाधान किया है उसकी लाइफ में पैसे की कभी कोई कमी रही ही नहीं। उसने पैसा नहीं बनाया, उसने दौलत के अंबार लगाए, दौलत बनाई है। करेक्ट। ठीक, आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सोचो तो मैंने आपको जितने बिजनेस बताए इन सब में मैंने किसी प्रॉब्लम पे ही बात की है। हर बिजनेस में प्रॉब्लम है। ठीक, आज हर गांव में मक्का प्रॉब्लम है निकलने के बाद। अच्छा, मक्के के मैंने आपको एक ही प्रोडक्ट बताया, मक्के के जो छिलके निकलते हैं ना, उनसे रियूजेबल प्लेट बन रही है। अच्छा, मक्के का जो तना बचता है ना, मक्का निकलने के बाद जो तना बचता है, उस तने से गत्ते बन रहे हैं। अच्छा, आप रिसर्च तो करो बॉस। गन्ने का जो छिलका बचता है ना, हर गांव में गन्ने का जूस बिकता है, गन्ने के छिलके के आजकल ऐसे बोर्ड बन रहे हैं। ठीक, जो पैकेजिंग मटेरियल जहां थर्माकोल यूज होता था, वहां गन्ने का, भूसे का, इन सबका जो वेस्टेज बनता है, उस सबका वेस्टेज से आज वो थर्माकोल जैसी शीट बन रही है। ऐसे में आपको 2 घंटे लगातार बिजनेस आइडिया बता सकता हूं, जिन बिजनेस आइडिया से हर गांव में, हर शहर में खुशहाली आ सकती है। वाह, एक्सीलेंट। अब करना तो शुरू करो। और ये सब कुछ मैंने कोई ऐसा नहीं कि बचपन से मुझे आ गया। मैं बिजनेस कंसल्टेशन करता हूं, लोग आके बिजनेस आइडिया बताते हैं, तो मुझे सब चीजें पता चल जाती हैं। करेक्ट। तो वैसे बहुत सारे हैं, आप एक बार एक्सप्लोर करना शुरू करो, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करो, 1 to 1 घूम के एक्सप्लोर करो, देखो शहर में क्या समस्या है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, दिल्ली की ही एक सोसाइटी है, नवजीवन सोसाइटी। नवजीवन सोसाइटी में जितना कचरा निकलता है, एक भी कचरा का एक पिन भी वहां से बाहर नहीं जाती, सब कुछ वो रीयूज कर रहे हैं। अच्छा। जितना गीला कचरा निकलता है उसका वो खाद बना लेते हैं। जितना सूखा कचरा निकलता है उसमें से जो चीजें रीयूज हो सकती हैं वो रीयूज कर देते हैं, जो चीज ऐसी हैं जो कोई और यूज कर सकता है वो दान कर देते हैं, और जो चीजों को रिसाइकल किया जा सकता है वो रिसाइकल करके सोसाइटी के अंदर ही उनके गिफ्ट आइटम, आर्टिकल, बेंच, ऐसी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। बहुत वायरल हुई है वो रील। ओके, क्या बात। तो यदि एक सोसाइटी वो कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं कर सकती? बस चाहिए क्या? इंटेंट। वाह। तो दीपक जी, ऐसे सैकड़ों बिजनेस आइडिया हैं जिनको आप गांव में, शहर में कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग को खोलना है और इन सब पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ओके सर, यहाँ पे 2 बिजनेस आइडिया और हम ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे, एक अर्बन क्लब ने जो वॉशरूम सफाई काम किया है, सफाई वाला भी एक आया जो सफाई काम करता है आकर के पूरा घर की। तो गांव से हमने बात की थी कि छोटा शहर बड़ा धंधा, तो शहर में रह करके ही धंधा कैसे किया जा सकता है। अगर शहर वाले बड़े शहर में आकर ही करना चाहते हैं तो वहाँ तो और बहुत अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इस तरह की भी अगर हम कुछ एग्जांपल दे पाए उन्हें तो बिल्कुल देता हूं सर। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं बड़े शहर में करने के लिए। एक यस बॉस के नाम से कंपनी है, शायद यस बॉस। यस बॉस कंपनी क्या करती है, महिलाओं को घर पे सैलून की पूरी समाधान देती है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, दोनों को। घर पे सैलून की पूरी, यस मैडम नाम, घर पे ही सारी सुविधाएं देती है। अब उसको जो बनाने वाले युवा हैं उन्होंने क्या किया, गांव से बच्चों को पकड़ के लाए, उनको शानदार ट्रेनिंग की, उनको बेसिक हाइजीन सिखाया, उनको बेसिक एटिकेट सिखाए, उनको बेसिक कम्युनिकेशन सिखाया। अब वो सारे लोग पूरे शहर में जा के काम करते हैं। ठीक। एक और मेरा दोस्त है, नाम के साथ बताता हूँ यदि आप इजाजत दो तो। बिल्कुल। राजेंद्र टाटिया नाम है। सर, एक मसाज करने वाला आदमी एक दिन का कितना चार्ज कर सकता है आपके हिसाब से? 1000 से लेके 2-3-4 हज़ार, 5000। थोड़ा और बढ़ो। 8-10 हज़ार। और थोड़ा बढ़ो। 12-15 हज़ार। और थोड़ा बढ़ो। एक मसाज का? एक दिन का 20-25 हज़ार तक। 3 लाख रुपए चार्ज करता है एक शादी के इवेंट का। राजेंद्र टाटिया नाम है। उसने भारत देश के जितनी भी बड़ी मशहूर हस्तियों की बात कर लो आप, अरबाज खान, सोहेल खान, ठीक, ऐसे नामों की बात कर रहा हूं मैं, इनके सबके मसाज किए फ्री में, उनके फीडबैक बनवाए। अब वो बड़ी बड़ी जो शादियां होती हैं ना, वेडिंग, बड़ी बड़ी वेडिंग होती हैं, उन वेडिंग में जाता है, बोलता है ये सारे मेरे कस्टमर हैं। 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 10 लाख 11 लाख रुपए में। एक दिन का 3 लाख रुपए लेता है। जितने लोग शादियों में आते हैं उसकी टीम आती है पूरी, दिन रात उसकी एक कमरे में मसाज चलती रहती है। जो आया बिठाया, लेटाया, मसाज करी। और उसने जो इक्विपमेंट बनाए हैं ना सर, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाए,
रिसर्च कर करके। देखो नाम के साथ बता रहा हूं मैं आपको, कलकत्ता का रहने वाला है, उदयपुर के जो राजा हैं वो राजा साहब उसके क्लाइंट हैं। अच्छा। ठीक, कपिल देव उसका क्लाइंट है, कपिल शर्मा उसका क्लाइंट है, अनुपम खेर उसके क्लाइंट है। अब इन सब से शायद उसने पैसे कभी नहीं लिए, पर इन सबको सर्विस देके इसने उनको उनसे टेस्टिमोनी लेके आज वो बढ़िया काम कर रहा है। इससे भी सीख मिलती है कि जब फ्री में काम करना पड़ रहा है तो कई जगह करो, क्योंकि वो फ्री वाला काम को लाखों करोड़ देगा। एग्जैक्टली अब लोग क्या होता है, हर जगह मुंह मारते हैं पैसे। हाँ, लोग क्या होता है, अरे मैं उसके यहाँ भी आऊँ, मैं तो पैसा लूंगा, मेरे तो अपनी मेहनत करूंगा, तो सलमान खान उससे और ज्यादा पैसे लूंगा। आपको कोई क्यों देगा? सर वो उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी टीम बनाई, बढ़िया काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे एक और मित्र हैं, किशोर भाई नाम है, मुंबई से हैं। उन्होंने एक्यूप्रेशर का ऐसा काम डाला है ना सर, ऐसा काम किया है, भारत में यदि 100 लोग एक्यूप्रेशर से के बिजनेस से जुड़े हैं तो 100 में से 80 लोग उनके परिवार के हैं। अच्छा। जितने एक्यूप्रेशर में इक्विपमेंट इंडिया में बनते हैं, 100 नहीं 101% इक्विपमेंट वही बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनके फैमिली, मतलब चाचा ताऊ सब मिलके एक पूरे गांव में यही काम होता है। क्या बात है। जितने भी शहर भारत देश में, मैंने हो सकता है मेरे नॉलेज में कमी हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नॉलेज, पर मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो सब चौधरी परिवार के ही हैं। ठीक है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिया, किसी ने दूसरा, किसी ने तीसरा, ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट उस गांव में बन रहे हैं। जोधपुर के पास गांव है। ओके। तो भाई जी आप अवेयरनेस से काम करो ना, तो बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन हमारे देश के युवा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, चाइना अमेरिका जैसी कंट्री हमारे यहाँ काम करने आएंगी दोस्त। आज इंडिया के बाहर जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, आप एप्पल को ले लो, आप जितनी भी का नाम ले लो, आप उनका सर्वे करोगे ना, जो सबसे अच्छा टैलेंट उनके पास है वो इंडियन ही है। क्यों? हर एक का सीईओ इंडियन है। सुंदर पिचाई लेके है। क्यों है भाई? सत्य नडेला एंड ऑल। बिकॉज वी डिजर्व, हमारे पास इंटेलेक्चुअल लेवल है। हमने, हमारे जो फादर्स रहे, उनके फादर्स रहे, उनके समय में हमने जो इंडिया में स्ट्रगल देखा है ना, तो हमारी उस समय की जनरेशन बड़ी जीवट जनरेशन निकली, और उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में, सॉरी टू से, उन सबको कंफर्ट जोन में डाल दिया है। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो जीवट थे वो सत्य नडेला बन गए, वो सुंदर पिचाई बन गए, ठीक, वो अजय बग्गा बन गए, वो इंदिरा नूई बन गई। भारत के लोग यदि दूसरे देशों में जाके प्रधानमंत्री तक बन गए तो कुछ तो टैलेंट होगा ना। बिल्कुल। बस वो टैलेंट हम लोग भूल गए हैं मोबाइल के चक्कर में, वो टैलेंट हम भूल गए हैं कंफर्ट जोन के चक्कर में, वो टैलेंट हम भूल गए हैं आधुनिकता को के पीछे भागने के चक्कर में, और सही गाइडेंस ना मिलने और ना खुद लेने में। आज रामदेव बाबा जी ने एक वर्ड को, केवल एक वर्ड से हजारों करोड़ की कंपनी बना दी, एक योग से। बिल्कुल। तो देखो कितना पावरफुल है हमारे पास, कितनी पावरफुल चीजें। आज अनुराग ऋषि जी हैं, उनसे सीखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। आपने तो खुद देखा ना, आप प्रोग्राम में गए। बिल्कुल। आपके तो क्लाइंट भी यूएसए के हैं जो अनुराग जी के प्रोग्राम में आपको मिले थे, है ना। तो बॉस हमारे पास दीपक जी इतनी अच्छी अच्छी विद्याएं हमारे एंसेस्टर दे के गए हैं। हम गर्व तो करते हैं कि योग हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा। तुम उपयोग कितना कर रहे हो? सारा तो जा रहे पैसा उसके थ्रू। ठीक, आज यदि हमारे पास कोई ऑप्शन होता भी है ना देसी, तो भी हम विदेशी चीजें यूज करते हैं। माइक्रोमैक्स तो इंडिया की कंपनी थी, हमने और आपने सपोर्ट नहीं किया ना। हाँ, सही बात है। तो गर्व से तो बोलते हैं कि हम इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे, पर वो बोलते बस हैं, एक्शन में यूज नहीं करते। करेक्ट। ठीक, आज जोहो ने अपना खुद का चैटिंग ऐप बनाया है। मैं सबको बोलूँ, मैं सारे भारतीयों को बोलूँगा, यदि आप भारत को सपोर्ट करते हो, भारत में बने प्रोडक्ट को सपोर्ट करो। अटराई जो बनाया, अटरई जो भी नाम बोलते हो, करो आप उसको सपोर्ट। आज जोहो का CRM यूज करो। ये जोहो ने पैसे नहीं दिए, पर आई लव हिम, क्योंकि उन्होंने विदेश में जाके सीख के देश में आके कंपनी बनाई और देश के छोटे गांव में जाके छोटे गांव के लोगों को रोजगार दिया। इसलिए मैं उनको सल्यूट करता हूं। आई लव हिम। एक छोटे शहर में उन्होंने पूरा वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना दिया। आज एजुकेशन सिस्टम उनका खुद का है, हॉस्पिटल उनके खुद के, पूरी की पूरी एंड टू एंड इकोसिस्टम बना दिया उन्होंने। उनको कोई बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं चाहिए। छोटे गांव से लोग उठाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और अपने साथ काम पे लगाते हैं। क्या बात। सपोर्ट करो आप उनको। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बिल्कुल। जबलपुर का एक और लड़का है, अभिनव दुबे नाम है। हाँ। MBG डिजिटल कार्ड के नाम से उसने कंपनी शुरू की।
आज उसने जबलपुर में बैठ के 150 लोगों को रोजगार दे रहा है। 150 लोगों की कंपनी, 150 लोगों को। क्या करते हैं वो फेसबुक ऑटोमेशन सिखाते हैं। अच्छा, ओके। वो गूगल एडवर्ड सिखाते हैं। वो गूगल माई बिजनेस को कैसे यूज करना है वो सिखाते हैं। आज उन्होंने हजारों लाखों बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सॉल्व की, इतने छोटे से शहर में बैठ के 150 लोगों की टीम बना दी। ठीक, अभी फंडिंग मिली है उनको रिसेंटली। ठीक, शार्क टैंक से इन्विटेशन आ गया है। ठीक, एक और आपको आइडिया बताता हूं। मेरे एक और फ्रेंड है गुरुनंदन सिंह, ठीक है, जो बच्चों को थर्ड आई ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं। मतलब उनके बच्चे आंख में पट्टी बांध के साइकिल चला लेते हैं, आंख में पट्टी बांध के तलवारबाजी कर लेते हैं, आंख में पट्टी बांध के वॉलीबॉल खेल लेते हैं, आंख में पट्टी बांध के बता देंगे। वो भी शार्क टैंक में फीचर्ड हुए थे। अच्छा, ठीक है, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, 20-30 हज़ार रुपए में ट्रेनिंग देते हैं। हर गांव हर घर में उनकी नीड है आज। बिल्कुल है। और इन जितने नाम मैंने आपको दिए सबके नाम मोबाइल नंबर दे दूंगा मैं आपके, किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो। मैं एक भी नाम ऐसा नहीं बोल रहा हूं जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं। सबको जानते हैं, सब मेरे क्लाइंट हैं। वाह। तो कहने का मतलब दीपक भाई कि जहां चाह वहां राह। बिल्कुल ठीक, यदि लोग करना चाहें तो एक हाउसवाइफ गुरुनंदन जी से सीख के अपने घर में एक छोटे से जो हॉल होता ना जहां लोग आते हैं बैठते, वहां बैठ के भी 4 बच्चों को सिखाए ना तो महीने का 10,000 कमा सकती है। बिल्कुल, केवल 4 बच्चों को केवल 1 घंटे भी रोज निकाले ना तो वो सीख के सिखा सकती है। कितना इजी है। करेक्ट, करने की इच्छा होनी चाहिए। मेन तो वही आता है सबसे, इच्छा है। हाँ। हर घर में हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड है गुजरात में, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे और उनकी दादी, परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 के 5 लोग काम करते हैं। अच्छा, और काम पता क्या करते हैं? क्या? जो चूड़ियां होती हैं ना, चूड़ियों में सितारे लगाने का काम करते हैं। 5 के 5 लोग काम करते हैं। 5 के 5 लोग डेली 2-2.5 हज़ार रुपए एक आदमी कमाता है। 5 के 5 लोग मिलकर 10,000 रुपए दिन का कमा रहे हैं घर। 3 लाख महीने का, घर पे बैठ के। कितना ईजी है बताओ। आप सोचो तो कि शहर में किस चीज की जरूरत है, किनकी नीड मैं पूरी कर सकता हूँ, कहाँ मैं काम आ सकता हूँ, कौन सी समस्या को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किन लोगों की मैं लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये सारी चीज़ों पे मंथन करोगे ना, परसों जितेंद्र अड़िया जी साथ में थे, उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे यहाँ चिपक गई। क्या? वो बोलते हैं आपने कोई सपना देखा, आपके कोई गोल्स हैं, कोई एस्पिरेशन है, जिस दिन आप अपने जीवन का 30% टाइम उस गोल के बारे में सोचने में लगा दोगे, 30% फ्री टाइम गोल के बारे में सोचने में लगा दोगे, अचीव ना हो ऐसा हुआ नहीं है। उनकी एज 67 ईयर हो गई है। बोले 67 ईयर की एज तक मैंने आज तक जो सोचा है, जिस पे मैंने 30% टाइम लगाया, हर चीज़ अचीव की है। आज 150 से ज़्यादा देशों में जाके वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, 125 से ज़्यादा बुक वो लिख चुके हैं। भारत देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को माइंड पावर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ऐसा जिस व्यक्ति ने बोला वो कोई छोटा आदमी नहीं है। करेक्ट। वो एमडी डॉक्टर होने के बाद उन्होंने छोड़ के ट्रेनर बने। तो उनकी वो एक लाइन है ना, यहां चिपक गई दीपक भाई, कि जीवन का 30% फ्री टाइम मुझे अपने लक्ष्य के लिए देना है। आप बताओ, एक भी आदमी जिसको आप जानते हो ना, जो सफल हो और जो सफल ना हो, दोनों की बात करते हैं। जो सफल नहीं होते ना, उनके मोबाइल में आप एक बार खोल के देखो इंटरनेट कितना यूज हुआ, कितने घंटे मोबाइल चला, स्क्रीन टाइम क्या है, मिलेगा आपको 4-5 घंटे। और जो सफल हैं उनके मोबाइल आप खोलो, देखो स्क्रीन टाइम कितना है, मिलेगा 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। तो सर वहाँ पे तो 4-5 की बात हुई थी। आई थिंक अब अगर हम टोटल करते हैं, आई थिंक 15 के आसपास कुछ टोटल बिजनेस निकल चुके होंगे। और अभी भी हम इसको लेते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट काम करते करते 25 साल तो कम से कम काम करते करते हुआ होगा इस फील्ड में। तो आप 100 से ज़्यादा आइडियाज़ दे सकते हो। तो ये आइडिया कैसे आते हैं, सर ने इसका फाउंडेशन भी बता दिया आइडिया के साथ साथ। तो अगर आप और आइडियाज़ चाहते हो तो अवेयर रहो, नहीं तो एआई आ चुका है। आप ChatGPT को लिखोगे 10 मिनट क्या 10 सेकंड में आपके सामने 100 आइडिया रख देगा बिजनेस के, कि घर बैठे बैठे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप क्या क्या कर सकते हो अगर लोकल शहर में रह करके। तो आइडियाज़ की तो बौछार हो गई। सिस्टम कैसे काम करता है आपने वो बता दिया। आपको सेल्स लानी है तो भी इजीली हो सकती है, प्रोडक्ट पे आप काम करो। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट मिल जाते हैं हर जगह पे। हमको थोड़ा बहुत पैसा दो कंसल्टिंग के लिए, सिखाने के लिए, आप वो हमको उनको दो, वो आपको सिखा देते हैं। तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यही नहीं, बल्कि मैं आपको अपना भी एग्जांपल दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से आता हूँ, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। मध्य प्रदेश अपने आप में पॉपुलेशन वाइज छोटा, उसमें भी सबसे छोटे हमें। तो वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई मुझे कि तो अब यूट्यूब पे करता है, काम कर रहा है, अच्छी बातें कर,
इसके साथ साथ एक चीज़ और भी करो कि आपने अपने लिए कर लिया, इट्स ओके, अच्छी बात है। अब बारी लोगों के लिए भी करने की, और इसके साथ साथ तेरा भी काम होगा। कैसे? बड़े शहरों में कई सारे क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े, जिनको अच्छे वीडियो एडिटर्स नहीं मिल पाते, थंबनेल बनाने वाले नहीं मिल पाते, उनको उनका सोशल मीडिया मैनेज करने वाले अच्छे लोग नहीं मिल पाते, मिलते अच्छे नहीं मिलते एक सही रेंज में, या तो वो मुंह फाड़ेंगे लाखों में, जो ये क्रिएटर दे नहीं पाएंगे हर चीज़ के लिए। तो तुम एक काम करो, अपने यहाँ पर अच्छे बंदे जो पैशनेट हो, दिल के अच्छे हो, टैलेंटेड हो, जिनके अंदर पेशन निकल सकता है, उनको आप ट्रेन करो, खूब ट्रेन करो। ट्रेन करके अच्छी टीम बनाओ, रेडी करो, और काम सारा आपने दिया मुझे। जैसे कह रहे हैं ना कि आपको 10,000 टन भी खरीद लेंगे, तो मुझे भी ये कहा था, आप बताओ कितना काम आप कर सकते हो, अपनी टीम से कितना काम करवा सकते हो, तो उनका काम आप करवाइए, उनसे एक पैसा आप चार्ज कीजिए, और आप अपनी टीम को वो पैसा दीजिए, और जो बचे हो आप अपने पास रखना इन फ्यूचर में। तो वही सेम काम हमने स्टार्ट किया पिछले 4-5 महीनों में। मैंने अपने छोटे शहर में 8-10 लोगों को ट्रेन किया, 10 लोगों का एक टीम बनाई, और हम 3-4-5 जो टॉप क्रिएटर्स हैं इंडिया के, उनके साथ हम काम करते हैं। नियर फ्यूचर में इसी साल में 20 लोगों का स्टाफ हो जाएगा, टीम बना लूँगा 20 लोगों की, उनको ट्रेन करके। कुछ 1.5 साल का मैं टारगेट रख रहा हूँ कि 50 लोगों की टीम हम बनाएं, 50 लोगों को हम ट्रेन करें, टॉप नॉच वीडियो एडिटर्स, थंबनेल डिज़ाइनर्स, राइटर्स एंड सोशल मीडिया मैनेजर हम बनाएं, और जो दिल्ली एनसीआर के बाहर के सिटी के जो लोग हैं क्रिएटर्स हैं, उनके लिए हम ये चीज़ काम करें। तो ये हम कर रहे हैं। अब इसमें सारा आइडिया इन्हीं का था, सारा कुछ इन्होंने गाइड किया। हमारा तो ऐसा होता है कि बस चलना है, हमको तो पूरा रास्ता बना बनाया दे दिया, हाईवे अच्छा सा, बस चलना है। तो इतना कमाल का काम चित्रेश सर करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कभी 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते, और अगर हम देने का सोचे भी ना तो डाल देते हैं। ये इनकी महानता है। तो मुझे बताया था, मैंने बस क्या किया, एग्जीक्यूट किया। मेरे अंदर इंटेंट है, अवेयरनेस आपने मुझे दे दी, माइंडसेट मेरे अंदर था, वो आपने डेवलप कर दिया, एक्शन लिया मैंने उस पर प्रॉपर, वो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गई, और आगे भी अलग लेवल पर जाने वाली है। तो कुछ भी आपको करना है, बस आपके अंदर इंटेंट हो, आइडियाज़ आपको हर जगह मिल जाएंगे, बस स्टार्ट करो। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दो, हम ट्राई करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करे। सर को अगर कोई कमेंट अच्छी लगी तो वो सर भी आकर के उसका रिप्लाई कर देंगे वहाँ पर। तो बीच में आपने एक और सवाल पूछा था, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। हाँ, आपकी बात कंप्लीट होने हाँ, अच्छा, आपने बीच में बोला था स्केल कैसे करें, सेल्स कैसे करें, हाँ, है ना? तो वैसे तो शुरुआत में केवल छोटा धंधा करो, जब स्केल करने का आपका मन बन जाए, थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर करके इकट्ठा कर लो, सेविंग करके इकट्ठा कर लो, उसके बाद जिस दिन आपका धंधा ऑटो पायलट मोड में आ जाए, फिर काम करो सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर। ओके। आज टाटा हो, अंबानी हो, एलन मस्क हो, कोई भी बड़ा आप नाम ले लो, दे आर डूइंग सेल्फ ब्रांडिंग साइलेंटली। जो लोगों को लगता है कि सेल्फ ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, वो न्यूज़ फैलती नहीं है, वो फैलाते हैं, करेक्ट। वो जो उनकी न्यूज़ होती है ना, वो फैलाते हैं। फिर सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करो, आपके जैसा एक यूट्यूब चैनल बना लो, अपने यूट्यूब चैनल पे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया एक परफ्यूम वाला है, 5,000 सब्सक्राइबर और 5 लाख की सेल्स करता है। करेक्ट, हाँ। तो वैसा ही कोई भी जितने बिजनेस मैंने बताए, सारे बिजनेस के वीडियोस बनाओ और रेगुलर डालो। लोग सवाल पूछेंगे, जवाब दो, सवाल पूछेंगे, जवाब दो, सवाल पूछेंगे, जवाब दो, कंटेंट बन जाएगा। अब स्केल करना कहाँ कठिन है बताओ आप? हाँ, ऑनलाइन ही कितना बड़ा मार्केट आज की डेट में, हर जगह पे इजी स्टेप है। बस लोग है ना, पहली सीढ़ी के बाद 10वीं सीढ़ी पे जाने का सोचते हैं। पहली, जैसे आपसे मेरी बात हुई बिजनेस की, मैंने आपसे क्या बोला, पहले टीम बनाओ, आपने टीम बनाई। फिर लोग मिले, मैंने क्या बोला, इनके साथ काम करो, आपने काम करना शुरू किया। ऑब्जेक्शन आए, तकलीफें आई, मैंने क्या किया, इन सबको सॉल्व करो, एसओपी बनाओ। जितनी समस्याएं, हर समस्या के एसओपी बनाते जाओ, आपने वो किया। फिर और अगले स्टेप पे गए, आज आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आपने अपना ऑफिस बना लिया। अगर जैसे छोटे जिले में आपने ऑफिस बना लिया, 20-25 लोगों की टीम बना ली, इतना सब हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ ना? बिल्कुल, और आगे भी स्टेप बाय स्टेप होगा। तो क्या ये पहले दिन ही आपने मुझसे सवाल पूछा होता तो मैं आगे आपको कुछ बताता ही नहीं। आप बोलते ना धंधा कहाँ से आएगा, तो मैं बोलता है भाई ये आदमी काम का नहीं है। आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, यदि आप पास नहीं होगे तो सेकंड में प्रमोट होगे क्या? कभी नहीं। आप 10वीं क्लास में आ गए, पास नहीं हो तो 11वीं में प्रमोट होगे क्या? तो पहले 10वीं कंप्लीट कर लो, फिर 11वीं की सीढ़ी खुल जाएगी। 11वीं कंप्लीट करो, 12वीं की सीढ़ी खुल जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, आगे तक का सोच लिया, मैं बेचूंगा कहाँ, कैसे बहुत बड़ा धंधा कर लूंगा। बना तो सही प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दुनिया का जो कि यूजफुल है और अच्छा बना और बिका नहीं आज तक? आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढो, कोई भी इको फ्रेंडली चीज बनाओ, कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज बनाओ, कोई भी ऐसी चीज बनाओ जिससे देश का कचरा खत्म हो रहा है, यदि वो चीज ना बिके, ऐसा संभव नहीं। लोग थोड़ा महंगा लेना भी पसंद करते हैं। आज हमसे कोई बोले ना कि यार ये हमारे देश में बना हुआ है, थोड़ा सा महंगा है, हम ले लेंगे। अभी मैं बीच में एक रायपुर की यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स के लिए एक प्रोग्राम लेने गया।
वहां मुझे एक लड़का मिला जो रायपुर जिले के आसपास छोटे छोटे आदिवासी इलाके के लोगों से छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट आइटम बनवाता है और वो एक्सपोर्ट करता है। वाह। छोटे छोटे डेकोरेशन वाली चीजें बनाता है, हैंडीक्राफ्ट बनवाता है। उसने एक बतख दिखाई थी, बतख बनाई थी पूरी, मोर बतख जैसी एक वो बनाई थी। मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकता दीपक भाई। मतलब उसका कोई 5,000 भी मांगे तो मैं 5,000 दे दूं। मैंने बोला इसको बनाने में क्या कॉस्ट आई? बोलता है जिसने बनाया कारीगर ने, उसको मैंने 1,200 रुपए दिए हैं। 1200 दिए। और वो क्या एक्सपोर्ट करता है? कहाँ पर? बहुत सब पूरे विश्व में करता है। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड में? ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा, अब बताइए, हर घर में ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हैंडीक्राफ्ट सीखने में क्या जा रहा है? 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, खाली प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट। तो ऐसे इतने आइडिया है ना दीपक जी, इतने आइडिया है ना कि आप इस पॉडकास्ट को 4 बार भी शूट करोगे तो मैं चारों बार नए बिजनेस आइडिया के साथ बैठूंगा आपके साथ। क्योंकि बहुत स्कोप है। तो स्केल करने के लिए पर्सनल ब्रांड बना लो। जैसे आप पर्सनल ब्रांड बनाओगे बिकना शुरू हो जाएगा। सर अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने मेनली सबसे ज़्यादा जोड़ दिया प्रोडक्ट पे कि आप सबसे पहले वो करो, उसके बाद सारी चीज़ होती है। तो उसके बाद अगर हम पहुँचे तो आपने एक चीज़ सुनी होगी और कहीं भी जाती है, और कुछ कुछ केसेस में ये चीज़ सही भी मानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 80% इज़ मार्केटिंग एंड 20% इज़ योर प्रोडक्ट। तो ये बात किस हद तक सही है? क्योंकि यहाँ पर 20% ही प्रोडक्ट को दिया जा रहा है और 80% मार्केटिंग को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये किस हद तक सही है? सर जो लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि 80% मार्केटिंग और 20% प्रोडक्ट। पर वो 20% प्रोडक्ट को आप 100% अच्छा नहीं बनाओगे तो 80 नहीं 99% मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्ट बकवास बंद हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल सर बताऊं, askmebazaar.com के नाम से एक कंपनी बनी थी, ठीक है। उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट की थी, रणबीर कपूर जिसका ब्रांड एम्बेसडर था, उसने कितनी मार्केटिंग की थी। कहाँ है वो कंपनी आज? जोबोंग कितनी मार्केटिंग की थी, कहाँ है वो कंपनी आज? स्नैपडील कितनी मार्केटिंग की थी, कहाँ है कंपनी? OLX कितनी मार्केटिंग की थी, कहाँ है कंपनी? कितने नाम गिनाऊं बताओ आपको? करेक्ट। तो ये बात सही है कि आपको 80% मार्केटिंग करनी है, 20% प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइम देना है। पर वो जो 20% है ना, वो जब तक आपका प्रोडक्ट एकदम एक्सेलेंस ना हो तब तक 80% मार्केटिंग नहीं करना है। जितनों ने किया है उन्होंने अपना तो हाथ जलाया, देश भर के पैसे जलाए। आज आस्क मी बाजार में जिसने फंडिंग लगाई होगी वो डूब गया ना। डूब गया। आज बायजूस में जिसने फंडिंग लगाई वो डूब गया ना। करेक्ट। तो उन्होंने अपना बस नहीं जलाया, दुनिया का भी जलाया। आज बायजूस जितनी मार्केटिंग किसने की? अब आप बताओ, बायजूस बच्चों को पढ़ाने वाली कंपनी, उसको वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने से क्या फायदा होगा बताओ आप? क्या फायदा है? अभी यदि यही पैसा उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा देता, ऐसा प्रोडक्ट बनाता कि बच्चा को वीडियो देखने में मजा आता, सीखने में मजा आता, क्यों नहीं बिकता? बिल्कुल। जैसे फिजिक्स वाला जो है अनअकैडमी सबसे आगे, ये सब आगे निकल गए इनसे। आज अनअकैडमी एक यूट्यूब चैनल कितने 70 करोड़ 80 करोड़ कितने का बिका था उस समय, 4-5 साल पुरानी बात है। एक यूट्यूब चैनल 70 करोड़ का बिक गया। क्या किया था उसने? कहानी क्या थी इसकी छोटी सी? कौन सा चैनल बिका? अनअकैडमी जो था पहले एक यूट्यूब चैनल था, अनअकैडमी यूट्यूब चैनल 19 या 20 की बात है, 70 करोड़ रुपीस का सेल हुआ था उस समय। ओके, हो सकता आंकड़ा कुछ 2-5 करोड़ कम ज्यादा हो, करोड़ में था, पर उस समय जो आंकड़ा था वो सुन के मेरे होश उड़ गए थे कि यार यूट्यूब चैनल इतना महंगा बिक गया, एक यूट्यूब चैनल इतना महंगा बिक गया, क्योंकि उसके पास रेलेवेंट ऑडियंस थी। तो दीपक जी, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मार्केटिंग हो, मैं ऐसा मानता हूं ये सब कुछ सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है इंटेंट, सोचना। बस प्रोडक्ट आपने सोचना शुरू किया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया। किसी बड़े बुद्धिमान आदमी ने बोला है, वर्स्ट प्रोडक्ट कैन बी किल्ड बाय बेस्ट मार्केटिंग, और बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आपने घटिया प्रोडक्ट बनाया तो आप मार्केट से सबसे जल्दी आउट हो जाओगे यदि आप मार्केटिंग करोगे तो, क्योंकि आप घटिया प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। तो आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाओगे ना, तो आप कितना भी मार्केटिंग में तेल फूंक लो, वो सब बर्बाद ही होना है। ओके। आप बताओ, जो भी चीजें आप यूज करते हो, यदि उसकी क्वालिटी पसंद ना आए तो उसका ब्रांड एम्बेसडर चाहे अमिताभ बच्चन बन जाए, चाहे अक्षय कुमार बन जाए, चाहे टॉनी रॉबिन्स बन जाए, आप खरीदोगे क्या? नहीं, कभी नहीं। एक बार तो खरीद लोगे, दोबारा यूज करोगे क्या? तो यदि एक बार टोपी पहनाने वाला धंधा करना है तो मार्केटिंग बहुत अच्छी करो। और यदि आपको सस्टेनेबल बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाओ, उसके बाद मार्केटिंग। उसके बाद मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्त। फिर तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग होती है। उसके बाद ऑटोमेटिक मार्केटिंग होती है।
आज आप जितनी चीज़ें पहनते हो करते हो ना, वो किसी ना किसी दोस्त ने आपको रेफरेंस दिया होगा। हाँ। मैक्सिमम चीज़ें आपके पास वही होंगी जो किसी ने बताया होगा, यार दीपक ये शर्ट मैंने खरीदी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी लास्ट टाइम आप कपड़े खरीदने गए थे तो आपका कोई दोस्त आपको साथ में लेके गया था ना। हाँ, ये शर्ट अभी उसको कपड़े वाला, ये भी शर्ट भी उसी ने है दिलाई ना थी। अब उसको कपड़े वाली शॉप ने कोई कमीशन दिया क्या? नहीं। पर वो अपना टाइम निकाल के, अपना फ्यूल जला के आपको लेके गया कि नहीं लेके गया? आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो आपके कस्टमर आपके एडवोकेट बन जाते हैं, वो आपकी मार्केटिंग करते हैं, वो पकड़ पकड़ के लोगों को लाते हैं, यार ये खरीदो, यार ये खरीदो। करेक्ट, बिल्कुल होता है ना ऐसे ही? बिल्कुल होता है। तो आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, आपके कस्टमर आपको कस्टमर ला ला के देंगे। यार आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी सर्विस देते हो, आपको सर्विस देने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। आज कितने कस्टमर के लिए आप हर दिन मना करते हो? मैं बोलता हूँ दीपक इनके लिए काम करोगे, तो आप क्या बोलते हैं? भैया अभी बैंडविड्थ नहीं है, यही बोलते हो ना आप। तो जब आप अच्छी चीज करोगे तो आपके पास हमेशा आपकी क्षमता से ज्यादा धंधा रहेगा, विदाउट मार्केटिंग रहेगा। बिना मार्केटिंग के। करेक्ट। मार्केटिंग करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। अब आपकी जितनी भूख है उतने कस्टमर आपके पास हैं। अब मान लीजिए आज आपकी भूख 400 कस्टमर की हो, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं अकेला नहीं दे पाऊंगा। पर 400 कस्टमर को सर्व करने की टीम तो बना लो। टीम तो बनाओ, पहले प्रोडक्ट तो बनाओ इस अपना। वाओ। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट रोबस्ट होके एक्सलेंस की तरफ जाता है ना, वैसे वैसे आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कम होती जाती। वाओ, क्या एक्सप्लेन किया सर, मज़ा आ गया। सर ये तो हमने बात की नए आइडियाज़ के बारे में। अब यहाँ पर पॉडकास्ट करते करते कुछ क्वेश्चन और निकले मेरे माइंड में, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये तो हमने नए नए आइडियाज़ बताए जो कि काफ़ी चल सकते हो, और अभी इसमें बहुत स्कोप है, और एआई वगैरह के आने से इसमें इम्पैक्ट इतना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एआई तो एक डिजिटल फॉर्म में हो गई ना चीज़, ठीक है। अभी ऐसे कौन से पॉपुलर बिजनेस आपको लगते हैं जहाँ पर, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हर कोई अट्रैक्ट होता है तुरंत कि कुछ नहीं तो रेस्टोरेंट खोल लेंगे, बेचेंगे और तुरंत हो जाएगा। इस तरह के पॉपुलर जो बिजनेसेस है, आपको क्या लगता है कि कौन से 5-7 बिजनेस है जो कि लॉन्ग रन में चलेंगे ही चलेंगे, जो कि अभी चल रहे हैं, और कौन से 5-7 ऐसे बिजनेस है जो कि अभी बहुत चल रहे हैं लेकिन अभी ये कुछ टाइम बाद डूबने वाले हैं सारे, जो पॉपुलर है, जो कि हर कोई हम अपने आसपास देखते हैं वो चीज़ें। तो अगर ऐसे आपके माइंड में कुछ भी आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वो दोनों तरफ से क्या हो सकते हैं, जो चलेंगे भी और जो डूबने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी। देखिए, जो भी बिजनेस, ये बात पहले ही बोली मैंने, फिर से समझाता हूँ, जो भी बिजनेस कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो लाइफ टाइम चलेगा। आप देश का कचरा खत्म करने का कोई बिजनेस शुरू कर लो, चलेगा। आप देश के प्रोडक्ट से कोई एनर्जी सोर्स बनाने का बिजनेस शुरू कर दो, बायोमास बनाना शुरू कर दो, बायोगैस बनाना शुरू कर दो, चलेगा ही चलेगा। आने वाले समय में एनर्जी बनाने वाले जितने भी बिजनेस होंगे वो टूट के चलेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल पेट्रोल, डीजल, कोयला खत्म होना ही है। तो जितने लोग सोलार के बिजनेस में आज घुस गए हैं, जैसे आज वारी सोलर वाला, वारी टाटा पावर हो गया, अडानी हो गया, ये सब लोग किस बिजनेस में गए? मैं ऐसा बोलता हूं, जिन चीजों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू कर दे उसमें आप बिजनेस करना शुरू कर दो। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी वहां देता है जिन बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, पॉलिथीन बनाना शुरू करो मक्के से, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है। सोलर पावर प्लांट लगाओ, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है। जिन भी चीज़ों से एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा हो, पोल्यूशन कम हो रहा हो, कचरा खत्म हो रहा हो, एनर्जी सोर्स बन रही हो, इन सारी चीज़ों को आप करो, आपका धंधा चलेगा ही चलेगा। ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और जितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हेल्थ खराब हो रही है, जिससे लोगों का मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है, वो बंद होंगे ही होंगे। आने वाले समय में आँखों के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, मेंटलिस्ट, मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि लोग जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जितना ज़्यादा मोबाइल देखेंगे उतनी ज़्यादा आँख खराब होगी, जितना ज़्यादा पोस्चर बिगाड़ के बैठेंगे उतनी फिजियोथेरेपी वाले की ज़रूरत पड़ेगी, जितना ज़्यादा शॉर्ट रील देखेंगे उतना मेंटल डिस्ट्रैक्शन होगा, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो जितने ऐसे प्रोफेशन हैं जो मोबाइल के साइड इफेक्ट के कारण हो रहे हैं, ये सब भर भर के चलने वाले हैं। ठीक, आप डायबिटिक हेल्थ कोच बन जाओ, आप योगा कोच बन जाओ, और ये सब ऐसे धंधे, इसमें तो पूंजी ही नहीं लगती। आज अपने दोस्त थे मनमोहन योगी, उन्होंने पूंजी क्या लगाया? समय। इसके अलावा उनकी कोई पूंजी नहीं लगी, समय लगाया ना। आज अपने एक और मित्र हैं अनुराग ऋषि, उन्होंने पूंजी क्या लगाई? समय, सीखने में।
आज उनको क्या धंधे करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। करेक्ट। तो जो भी ऐसे बिजनेस हैं जो नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेचर को वापस नेचर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब भर भर के चलेंगे। जितने ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे मोबाइल यूज होने के कारण कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई तकलीफें आ रही, वो उनको ठीक करने का काम करेंगे, वो भर भर के चलेंगे। ओके। इसके अलावा सारे बिजनेस धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। लेकिन सर इसमें अब देखो कई सारी ऐसी बुरी चीज़ें जो कि बहुत नेगेटिविटी फैला रही है दुनिया में, वो भी बहुत सालों से लपक के चल रही है और बढ़ती ही जा रही है। जैसे अगर हम देखें शराब का बिजनेस, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं ला रहा है लेकिन फिर भी बहुत चल रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री बिलियंस में गई है। कोको कोला बर्गर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते लेकिन और हेल्थ भी ख़राब करते हैं, ये भी चल रहे हैं और ये भी आगे भी शायद चलेंगे, डोमिनोज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गई जो आपने उससे बोला। सर बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आप कस्टमर को अच्छी चीज़ें बता सकते हो, ज़बरदस्ती बेच नहीं सकते। यदि मेरे माइंड में पॉर्न ही घूम रहा है तो आप कितनी भी अच्छी वीडियो दिखा दो, मैं उन पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा, वो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना जिस बिजनेस में किसी का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी की लाइफ ख़राब हो रही है, हम वही करके पैसा कमाएं। यदि आपके पास उससे अच्छे ऑप्शन है तो पहले वो अच्छे ऑप्शन कर लो, ना मिले तो तुम भी बेच लेना शराब, तुम भी बेच लेना नहीं, वो तो हो गई, लेकिन आपने बोला ना कि इस तरह के बिजनेस चलेंगे बाकी बंद हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा? ये नहीं, तो शराब देखो, जैसे शराब है, हाँ। शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है यदि लिमिट में ली जाए तो, ठीक। बोला भी जाता है दवा और दारू। जब वो दारू को हवस में लेने लगते हैं ना, तृष्णा में लेने लगते हैं, तब वो तकलीफ देती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि एक पैक आप रात में लेके विस्की का सो, आपको कोई बुराई नहीं है। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर ने मुझे भी कहा है ना, उसमें बुराई नहीं है क्योंकि वो आपको अच्छी स्लीप लाने में हेल्प करती है। पर उसको जब लोग तृष्णा से जोड़ लेते हैं तब वो बुरा है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी थी पर उनको हमने हवस बना लिया, उनको हमने तृष्णा बना लिया, तो वो हेल्थ के लिए ख़राब हो गई। और ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। तो यदि ये अवेयरनेस नहीं आ रही होती तो क्या रामदेव बाबा जी जैसे लोग बड़े हो पाते? तो अवेयरनेस तो आ रही है, शुरुआत तो हो गई है। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, हो सकता आप और मैं वो देख भी पाएँ ना भी देख पाएँ, पर वो होगा ज़रूर। जितनी इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें बना रही हैं, ये सब धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो जाएंगे। कोई ऑप्शन तो आने दो। देखो, आज चाइनीज़ प्रोडक्ट के जब तक कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो करेंगे, आई विल चेंज। कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो मुझे लगेगा नेचर के लिए भी अच्छा है, 5 रुपये महंगा है, तो आई विल चेंज। क्योंकि ये 5 रुपये जो मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ ना, ये मेरे देश के काम आएगा। पर वो 5 रुपये यदि मैं खर्च नहीं करूंगा ना, तो कल यही 5 रुपये मेरे ही बच्चों के लिए घुटन बनेगा। करेक्ट। यदि आज मुझे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मिलेगी तो 5 रुपये महंगी मिलेगी तो मैं वो खरीदूंगा। आज मैं बाजार सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं थैले लेके ही जाता हूँ, क्योंकि जो मैं पॉलीथिन खरीद के ला रहा हूँ ना, उसका माइक्रो प्लास्टिक मेरे बच्चे के ही शरीर में जाएगा। कल मैं उसी के लिए दवाई में वो पैसे खर्च करूंगा। इससे अच्छा आज कर लें, इससे अच्छा आज मैं कर लूँ। तो ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी जो काम आपके और मेरे जैसे लोगों का है। यदि जैसी आज अपनी बात हुई है, ऐसी बात करने वाले देश में 1000-2000 इन्फ्लुएंसर हो जाएं तो चेंज आ जाएगा। लेट्स बी अ पार्ट ऑफ चेंज। मैं एक स्टोरी बहुत सारे पॉडकास्ट पे बोला हूँ, आपके पॉडकास्ट पे भी बोलना चाहता हूँ। एक जंगल में आग लगती है तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाके एक एक बूंद डालती है, तो एक दूसरा पक्षी बोलता है इससे आग बुझेगी नहीं। तो चिड़िया जवाब देती है कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, बैठ के तमाशा देखने वालों में नहीं होगा। तो जिस दिन देश के 150 करोड़ लोग बैठ के तमाशा देखना बंद कर देंगे ना, उस दिन बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत एक से ही होगी। आज पीपल बाबा जो कर रहे हैं, एक ही आदमी ने शुरुआत की ना, पर आज उन्होंने कितने, आपके पॉडकास्ट में आए, मैंने उनको देखा था, कितने सैकड़ों एकड़ में खेती कर पेड़ लगा दिए। आदमी एक ही था ना, शुरुआत एक ही आदमी ने की ना। जब भी कोई अच्छा काम अच्छे इंटेंशन से करना शुरू होता है, दुनिया पीछे खड़ी हो जाती है। आज रामदेव बाबा के पीछे दुनिया खड़ी है ना। लोग कुछ भी बोले उनको, मैं एक ही बात मानता हूं कि भारत देश की विद्या को यदि वो विश्व में पहुंचा रहे हैं और उसके बदले में वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। तो परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। आपके और हमारे जैसे लोग जब ऐसी बातें लगातार करेंगे तो परिवर्तन धीरे धीरे क्रांति में बदल जाएगा। वाह, इनक्रेडिबल सर, मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। तो सर आपने बताया कि रीयूजेबल नेपी बन रही है, तो ये क्या डायपर बन रहे हैं, तो ये बनता कैसे? अगर कोई छोटे शहर में रहकर करना चाहता है तो होगा कैसे? सर इसके लिए आपको केवल एक सिलाई मशीन चाहिए बस।
बस केवल सिलाई मशीन। मटेरियल वगैरह कुछ चाहिएगा? सर जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम कपड़ा यूज करते थे, हम्म, गीला होता था हाँ। तो हम बदल देते थे। हम्म, अब कपड़ा ही यूज हो रहा है पर उस कपड़े को थोड़ा लेयर वाइज कर दिया है। ओके। ठीक, मैं और आपको पीपीटी दे दूंगा हम्म, जिसमें इसकी डिटेल है। अच्छा। और उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डाले हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, हम्म, जो मॉइस्चर को सोख लेते हैं। अच्छा। ठीक, जब वो मॉइस्चर को सोख लेते हैं तो गीलापन नहीं रहता है, तो वो रीयूज। जब एक बार मॉइस्चर सूख गया फिर उसको धोइए और जैसे कपड़े सुखाते हैं वैसे कपड़े सुखा दीजिए। ओके। हम जीन्स को सुखाते हैं और अपनी अंदर पहनने वाली बनियान को सुखाते हैं, बनियान तुरंत सूख जाती है, जीन्स को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो मोटा होता है। वैसे ही वो रीयूजेबल वाला सूखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, बस इतना ही है। ओके। बनाने के लिए केवल सिलाई मशीन चाहिए। आप अनुमति दो तो मैं एक नाम एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, रिचा कपिला नाम है, रिचा और वानी के नाम से। दो लड़कियों ने स्टार्टअप शुरू किया जो महिलाओं के मासिक धर्म वाले जो समस्या होती है और वो जो पैड यूज करते हैं उस रीयूजेबल पैंटी से रिप्लेस कर दिया। ओके। एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो उनको भी कभी मैंने थोड़ी मेंटरशिप दी थी, तो मैंने उनका जाके प्रोजेक्ट देखा तो मैंने देखा केवल सिलाई मशीन, इसके अलावा कोई बड़ी संसाधन नहीं चाहिए उनको। ओके। ठीक, प्रोडक्ट क्या चाहिए वो इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, क्या अंदर डालना है जो रीयूजेबल होता है, सब कुछ इंडिया मार्ट पे मिलता है दोस्त, खाली शुरू करना है। ओके। ठीक, तो मैंने देखो कंपनी के नाम के साथ बता दिया। उनको भी शार्क टैंक में फीचर किया गया था। अच्छा, वो जो आए थे उन्हीं की आप बात कर रहे हैं? हाँ। शार्क टैंक में। अच्छा। तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, डायपर भी और उनकी पैंटी भी, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, इनक्रेडिबल सर, मज़ा आ गया। जो हमारे साथ छोटे शहर में बड़ा धंधा, तो छोटे शहर से बहुत बड़ा धंधा वाले बात हो गई। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑडियंस जो भी इनसे कनेक्ट करना चाहती है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हज़ारों लाखों में शायद आप होंगे, तो सडनली और एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक फॉर्म की लिंक हम दे देंगे सर, आप फॉर्म बनाना है, तो उस फॉर्म के थ्रू हम देखेंगे किसके अंदर कितना पेशन है, क्या क्या आइडियाज़ है, और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, फिर हम वो देखेंगे। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे फिलअप कीजिए, अपने आइडियाज़ आपने क्या एग्जीक्यूट किया हमको सुन करके, क्या आपने बनाया, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ऐसे ही हम किसी को भी कुछ तो भी नहीं देंगे मौका वगैरह। आप शुरुआत करो, जिस स्टेप पे आके आप फंस रहे हो वो बताओ आप, बिल्कुल, अपन उसको रिजॉल्व करेंगे। जितने बिजनेस आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए, हर बिजनेस आइडिया के मैं डिटेल पीपीटी आपको दे दूंगा, आप अपने ऑडियंस को दे दीजिए। बिल्कुल। और वो शुरुआत करें, जहां पे भी फंसते हैं फिर हम लोग निकालेंगे कोई रास्ता। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट करके भी बताओ यदि आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में और जानना चाहते हो। यदि बहुत सारे कमेंट आए तो हम उनमें से जो टॉप 5, 10, 15 बिजनेस होंगे उन बिजनेस के लिए फिर से शूट कर लेंगे, और जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे अपना बेस्ट उनको दे सकें। तो थैंक यू दीपक, बहुत मजा आया। बिल्कुल सर। और इस पॉडकास्ट को अच्छा करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। नहीं सर, आपके सवाल इतने शानदार थे कि मुझे अंदर से सब कुछ निकाल के देना पड़ा। तो आपके सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सवालों के कारण ही इतना अच्छा पॉडकास्ट हो पाया। थैंक यू सो मच सर।